हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का और कोऑर्डिनेशन का हमने कंप्लीट रिवीजन ऑलरेडी कर रखा है, लगभग 12 14 घंटे में। आई थिंक उसमें आपके सारे डाउट्स एंड सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। बट ये वाला जो टॉपिक रहने वाला है, ये जो सेशन रहने वाला है, इसमें आपको 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। द बेस्ट थिंग इज दैट यहां पर से मेटल मेटल बॉन्ड, 18 इलेक्ट्रॉन रूल या आपका क्लोजो नीडो टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल होते हैं उनको ऐड नहीं किया गया है। इन क्वेश्चन में उन्हीं सब टॉपिक्स को ऐड किया गया है जिनकी आप डिमांड कर रहे थे। आपने बहुत बार बोला कि सर ये इस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस बना दीजिए, इस टॉपिक्स पे बना दीजिए। तो उन सबको कंपाइल करके और जो एक्चुअली में होते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहां पर ध्यान में रखते हुए ये सेशन क्रिएट किया गया है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेफ्ट राइट उसके आसपास की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और बेस्ट थिंग क्या है, इसमें सारे ही क्वेश्चन या तो रिएक्शन मैकेनिज्म के हैं या तो मेटेलोसिन्स के हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक्स का स्पेक्ट्रा जो होता है वो भी बहुत काफी हाल ही में जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स के स्पेक्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको हमने यहां पर ऐड किया। आई थिंक आप सबको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। दूसरी बात है, यहां पर स्टेटमेंट्स आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी जैसे एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन भले ही एमसीक्यू है लेकिन ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। जैसे हम एमएसक्यू में देखते हैं सारे स्टेटमेंट हमें आते हैं तभी लगता है, वैसे ही टाइप का यहां कुछ देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म के रिडक्टिव एलिमिनेशन से रिगार्डिंग है। फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये बताना है द टू ग्रुप्स अंडरगोइंग रिडक्टिव एलिमिनेशन आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी म्यूचुअली सिस। आसान सी स्टेटमेंट है, आप कर भी लोगे। सिस होंगे तो फेवर करता है क्योंकि साइक्लिक ट्राई मेंबर की 3 मेंबर के रिंग बनती है, हमने देख रखा है। फिर है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन पुअर मेटल सेंटर जनरली फेवर रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब देखिए, क्या ये सही बात है? यस, ये जो क्राइटेरिया ही है रिडक्टिव एलिमिनेशन का, ये उसका पार्ट है। ठीक है, हमारा पहला ये वाला हो गया। दूसरा ये होगा कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑब्वियसली मेटल इलेक्ट्रॉन पुअर होगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है रिडक्टिव एलिमिनेशन यूजुअली डिक्रीजेस बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट and coordination number of a metal. Yes, this is the third condition, but these are the statement जो कि डायरेक्टली रिडक्टिव एलिमिनेशन की कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, फिर है लास्ट है ट्रांस डिस्पोज्ड एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड मोर रेडिली देन सिस ग्रुप्स बिकॉज द ट्रांस अरेंजमेंट गिव ए मैक्सिमम ओवरलैप। यस, अब यहां पर से देखो क्या बताया गया है कि ट्रांस में फेसाइल होता है। अगर ट्रांस में फेसाइल होता है तो फिर ये जो पहली वाली स्टेटमेंट थी ये गलत हो जाएगी। हमें पता है कि जब भी रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है तो वो क्या होता है, यहां पर से मान लीजिए हमारे पास ए बी ग्रुप लगे हैं और जनरली हिंडर्ड ग्रुप लगे होते हैं, स्टेरिकली बल्की लिगेंड लगे होते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, यहां पर रिडक्टिवली एलिमिनेशन कराएंगे और यहां पर से आपको कुछ ऐसे स्पीसीज देखने को मिल जाती है ना। तो इसके लिए हमें कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए। अगर ट्रांस में होगा तो क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा। आई थिंक मैंने आपको वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जांपल में से एक एग्जांपल मैंने बता रखा है जहां पे ट्रांस में पॉसिबल होता है। यहां पर से होता है CH3, यहां पर होता है CH3, यहां पर से होता है PPH3 और यहां पर से होता है PPH3। ये एग्जांपल होता है, यहां पर से आप वो करते हो, यहां पर से PPH3 रिलीज होता है पहले और फिर से यहां प्लैटिनम CH3 CH3 और PPH3 कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर से मतलब PPH में फॉस्फोरस से नहीं जुड़ा है, सॉरी PH ग्रुप से नहीं जुड़ा है, फॉस्फोरस से जुड़ा है। लाइए मैं करेक्ट कर देता हूं, नहीं तो पता लगे ये भी पूछ लो कि सर ऐसा तो नहीं है। चलिए, यहां पर से कैसा है, PPH3 है, ऐसे है कुछ ना। अब यहां पर से फर्दर ये कैसे आ गए हैं, आपस में सिस पोजीशन में आ गए हैं। यहां से इनका रिडक्टिवली एलिमिनेशन होगा और प्लस जो हमारा PPH3 पहले निकला था वो एड ऑन हो जाएगा और यहां से C2H6 निकल जाएगा तो PT PPH3 और यहां पर से भी आपका PPH3 ये निकल गया, साथ में C2H6 कह लो या एल्केन आप बोल दो, वो निकल के चला गया। ठीक है, यहां पर से C2H6 ये निकल के चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट, टाइम 15, ओके।
P1 65 68 ओके, ठीक है। तो यहां पर से क्या था, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ट्रांस में पॉसिबल है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बट रेयर है, रेयर है। ऐसा अगर एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रेयर वाली आती रहती हैं, उन्हीं में से एक ये भी पार्ट है, हो सकता है ये आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो ट्रांस में पॉसिबल नहीं है, समझ गए। इन जनरल हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर से आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी ओनली, आंसर नंबर डी। ठीक है, यहां पर से क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर से फॉर माइग्रेटरी इंसर्शन, पहला हमारा क्या था, रिडक्टिव एलिमिनेशन था। अब हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इन्वॉल्विंग मेटल एल्काइल एंड मेटल हाइड्राइड। तो यहां पर से एक हमारे पास मेटल एल्काइल ग्रुप है, तो सपोज हम मेटल एल्काइल में ये ले लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, और यहां पर से ये है माइग्रेटरी इंसर्शन कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर द फॉलोइंग। अब हमें पता है कि सीओ भी हमें लेना ही पड़ेगा, एलएन लिगेंड, और यहां पर से सीओ लेना पड़ेगा। इवन बेटर होगा कि हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है। और इसके जो भी 4 लिगेंड 5 लिगेंड वो एलएन लिगेंड में काउंट करेंगे। अब कह रहा है CO insertion into a metal alkyl bond require alkyl group and CO ligand cis to each other। yes, यहां पर से अगर आप देखोगे, ठीक है, माइग्रेटरी इंसर्शन की भी कंडीशन होती है, जैसे हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए पढ़ते हैं, वैसे ही माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि इनका सिस में होना। ठीक है, तो यहां पर से ये हमारे पास लिगेंड्स थे, जैसे ही ये होता तो क्या करता है, ये इसके ऊपर माइग्रेट कर जाता है और फाइनली यहां पर एक इंटरमीडिएट स्पीसीज L ये बना देता है, CO CH3L और L। ठीक है, फर्दर यहां पर से आपका कोई L लिगेंड होगा जो कि यहां पर अटैक करेगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे। मान लीजिए ये क्या है, L डैश है, तो ये L डैश हो जाएगा और सारे L, और यहां से CH3। ठीक है, तो इसके लिए इसका सिस होना जरूरी है, तो पहला सही है। इंसर्शन इनटू मेटल एल्काइल बॉन्ड रिक्वायर्स CO लिगेंड टू सिस ओरिएंटेशन विद CH3, ये सही हो जाएगा। फिर CO इंसर्शन इनटू अ मेटल एल्काइन एल्काइल बॉन्ड गिव्स ए मेटल एसाइल कॉम्प्लेक्स and not changes the formal oxidation state of a metal। अब आप देखिएगा, इस चीज को हमने बहुत बार अपने जो रिवीजन प्रोग्राम अभी या ब्रह्मोस सीरीज में पढ़ा उसमें बहुत बार डिस्कस किया है। कुछ प्रोसेस होती है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखने को मिलता है, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन जहां पर से 2 से इंक्रीमेंट मिलता है। फिर बात करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन जहां से 2 को डिक्रीमेंट या डिक्रीज देखने को मिलता है। बट आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन लिख लेना कॉपी में, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन या कभी भी हैप्टिसिटी चेंज से कुछ भी हो रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं होता। जैसे ईटा 5 से ईटा 3, ईटा 3 से ईटा 1, या किसी भी तरह की हैप्टिसिटी चेंज से कभी कुछ बन रहा होता है तो वहां पर चेंज नहीं होगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो एल्कीन इंसर्शन टू मेटल बॉन्ड वो हो गया, यहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट चेंज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल। नेक्स्ट है एल्कीन इंसर्शन इनटू मेटल हाइड्राइड बॉन्ड गिव्स ए मेटल एल्काइल इंटरमीडिएट। अगर एल्कीन का इंसर्शन करोगे मेटल हाइड्राइड में, जो कि हमारे पास दूसरा वाला पार्ट था, यहां पर से लिखोगे M, ये कुछ ऐसे बनेगा, बहुत बेसिक है। यहां पर से H है, ये हमारे पास एल्कीन है, ये L लिगेंड है ना। सेम वैसे ही जैसे वो माइग्रेट किया था एल्काइल ग्रुप, वो यहां पर माइग्रेट कर जाएगा, उसकी वजह से ये वाला पार्ट यहां पर माइग्रेट करेगा, जिसकी वजह से M वैकेंसी, और यहां पर से जैसे ही माइग्रेट करेगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये भाई CH2 से कर रहा है तो ये CH2, और यहां पर CH2 था, हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। यहां पर से ये मैंने बता दिया कि यहां पर से इसका जैसे ही होता तो मेटल एल्काइल बॉन्ड बनाता है, इट्स ओके। नेक्स्ट है इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन, प्लीज ध्यान से देखना, ये छोटा सा डायग्राम बना के आपको ये काम नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट आपको पूरी कैटालिसिस में लेके चला गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं दीज क्वेश्चन आर द टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो यहां पे इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन CO इंसर्शन ऑलवेज अकर बिफोर एल्कीन इंसर्शन, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको साइकिल पता होनी चाहिए, है ना। यहां पर से क्या है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर से आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन किसका होता है, ये वाला कैटालिस्ट होता है CO2CO8,
ये आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। यहाँ पर से H2 के साथ में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है, फिर यहाँ से एक्चुअली में ये ऐसे दिखाते हैं क्योंकि कैटालिटिक पार्ट का ये हिस्सा नहीं है, ये ऐसे होता है। यहाँ पर से बनता है HCO का होल 4, है ना। यहाँ पर से H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होती है। अभी भी एक्टिव कैटालिस्ट नहीं बना है, यहाँ पर से एक CO ग्रुप रिलीज हो जाता है जब, तब यहाँ से बनता है HCO का होल थ्राइस। ये है हमारा एक्टिव कैटालिस्ट। हाइड्रोफॉर्माइलेशन का अगले स्टेज में यहाँ पर क्या करते हो, एल्कीन का कोऑर्डिनेशन करते हो और यहाँ पर से हो जाता है CO कुछ ऐसे, है ना। यहाँ पर से मान लीजिए आपकी एल्कीन हो गई, यहाँ पर से H हो गया, यहाँ CO हो गया, यहाँ CO हो गया, यहाँ पर से CO हो गया और यहाँ CO हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये होगा फिर क्या होगा, इसके ऊपर इसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर से, और साथ ही साथ में CO का यहाँ पर से एक ये हो जाएगा, तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, साथ में CO का ग्रुप, एक तो ये हो जाएगा CO एडिशन और 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा, या इसी को ही बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर से CO 1 2 3 तो थे ही, एक और आ जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से आपके सामने ये सिस्टम बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये बनेगा तो ये बन के तैयार हुआ, पेंटा कोऑर्डिनेटेड टाइप की स्पीसीज बन गई है। इसके बाद अगले ही स्टेज में यहाँ पर से क्या होगा, ये इसके ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पर से जैसे ही माइग्रेट करेगा तो क्या बनेगा, CO और ये, और यहाँ पर से C2H5 था ही, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा, और उसके बाद CO। अगले स्टेज में क्या होगा, H2 प्रेजेंट होगा, H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर से CO 1 2 3 4 5 6, हमें पता है ये कैसा जाता है सिस, और यहाँ पर से ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट ही है, फिर यहाँ है CO, यहाँ है CO, यहाँ है CO। फाइनली यहाँ पर से क्या हो जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये कैटालिस्ट निकलेगा, और यहाँ पर से CH3 CH2 COH ये मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ये हमारी पूरी कैटालिटिक साइकिल हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट क्या बोला गया था, इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन CO इंसर्शन ऑलवेज अकर बिफोर, CO इंसर्शन अकर बिफोर एल्कीन इंसर्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई, एल्कीन यहां पर ऐड हो जाती है और इसके ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन यहीं पर हो जाता है, उसके बाद ये वाला प्रोसेस होता है CO का इंसर्शन, चाहे यहां से मान लो चाहे ये वाला इंसर्शन मान लो, दोनों ही प्रोसेस बाद में होंगी एज कंपेयर टू एल्कीन। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन CO इंसर्शन ऑलवेज अकर बिफोर। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, ये कट जाएगा। A, B एंड C हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सारे ही रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ज्यादातर पहले के क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको हमें वैसे ही डील करना है। फॉर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर द फॉलोइंग। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता कहाँ है, ट्रांजिशन मेटल्स के एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं मेन ग्रुप्स के, तो वो स्टेबल हो, जैसे PbEt का होल 4, लेड टेट्रा, यहां पर से टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, या जिसे TEL बोलते हो, आपको पता होगा, नॉकिंग एंटी नॉकिंग एजेंट है ना, बाइक्स के इंजन वगैरह में यूज किया जाता है, तो ये बहुत ही स्टेबल है। अगर वही हम बात करते हैं किसी दूसरे मेटल के Fe के साथ में ET लगा होता ना, हाईली अनस्टेबल होता है। अगर मान लो ये Fe के साथ में है, यहाँ पर से CH2 CH3 है, तो CH2 कुछ ऐसे, और इस वैकेंट साइट में इसका डोनेशन होने लगता है कुछ ऐसे, और फिर ये टूट के ही चला जाता है, और फिर यहाँ एल्कीन और H मेटल हाइड्राइड बन जाता है, तो वहां अनस्टेबल होता है। लेकिन मेन ग्रुप्स के जो है वो स्टेबल होते हैं, इतना याद रखना है। सो ए बीटा हाइड्रोजन एंड ए वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट सिस टू ए एल्काइल ग्रुप आर जनरली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहां पर से कह रहा है कि मेटल, एक तो हमारे पास ये ग्रुप हो कुछ ऐसे, ठीक है, ये हो गया है। यहां पर है कि ए बीटा हाइड्रोजन, ये हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन, और ये बीटा हाइड्रोजन इसके ऊपर प्रेजेंट है। एंड ए वैकेंट साइट, ये जो कि क्या होनी चाहिए, सिस होनी चाहिए एल्काइल ग्रुप के, ठीक है। तभी यहां पर से इसके ट्रांसफर, जैसे माइग्रेटरी इंसर्शन या रिडक्टिव एलिमिनेशन में सिस को फेवर कराते हैं, और उसी तरह यहां पर होगा इज रिक्वायर्ड, यस बिल्कुल तभी रिक्वायर्ड होगा। ये यहां पर से ये इसके पास चला जाएगा, तो फाइनली यहां पर से हमें देखने को मिलेगा, मान लीजिए एलन लिगेंड्स लगे हैं, तो यहां पर से देखने को मिलेगा ये CH2
डबल बॉन्ड CH2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ क्या हाइड्राइड के फॉर्म में जुड़ जाता है। तो पहला सही हो गया। फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज अ डिसफेवरेबल फेवर्ड इफ इट वुड जनरेट ए हाईली स्ट्रेन्ड ब्रिजहेड एल्कीन। क्या सही बात है? यस, ये आपका पीवाईक्यू से उठाया गया हुआ और उसी को मॉडिफाई करके स्टेटमेंट बनाई गई है। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया है, देखिए। ठीक है, यहां पर से क्रोमियम था और यहां पर से होल 4। ये बोला गया है कि ये हाईली काइनेटिकली स्टेबल है। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन है बिकॉज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन लीड्स टू डबल बॉन्ड एट ब्रिजहेड पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है? नॉट फेवर्ड। आपको पता है अकॉर्डिंग टू कौन सा ब्रेड्स रूल यहां पे पढ़ते हो? ब्रेड्स रूल कहता है कि यहां पर डबल बॉन्ड अगर है ना, यहां पर से क्या है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अगर आप कराते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये और ये नॉट फॉर। ठीक है, तो उसी चीज के लिए बोला गया है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज डिसफेवर इफ इट जनरेट ए हाईली स्ट्रेन्ड ब्रिजहेड एल्कीन, जो कि ये है तो नहीं फॉर्म होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज द माइक्रोस्कोपिक रिवर्स ऑफ एल्कीन इंसर्शन इनटू अ मेटल हाइड्राइड बॉन्ड। कुछ बच्चों को तो स्टेटमेंट नहीं समझ में आई है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जो हमारे पास ये सिस्टम गिवन है CH2H वैकेंसी। ठीक है, तो यहां पर से अगर इस प्रोसेस को देखोगे तो यो माइक्रोस्कोपिक रिवर्स है इसका माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का। तो क्या ऐसी सच बात है? तो देख लेते हैं भाई क्या सच बात है क्या। देखो एक बार प्रोडक्ट बनाया CH2H और यहां पर ये अगर इधर जाएगा तो इसे हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, और अगर इधर वापस आ रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? माइग्रेटरी इंसर्शन। यस, ये स्टेटमेंट सही है। यहां पर से देखो ये जो लिखी है ना कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज माइक्रोस्कोपिक रिवर्स ऑफ ए एल्कीन इंसर्शन इनटू ए मेटल हाइड्राइड। तो यहां पर से अब देखो ये कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिक है। कहीं पर भी अटैक करा दो, चाहे इधर चाहे उधर, जिधर भी कराओगे उसके अपोजिट साइड वाले सेंटर से मेटल के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा क्या? यही तो बन रहा है। ये देखो CH2 मेटल से डायरेक्टली लिंक, देखो CH2 डायरेक्टली लिंक। फिर यहां CH2 था, हाइड्रोजन आ गया, किस में कन्वर्ट होगा? CH3 में। तो देखो CH3 में, यहां से हाइड्रोजन चला गया, क्या हो गया? वैकेंसी जनरेट हो गई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज ए माइक्रोस्कोपिक रिवर्स ऑफ ए माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या दी गई है? वो दी गई है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जो है फॉर्मली इंक्रीजेस द मेटल। ओहो, अब भी 2 मिनट पहले ही तो समझाया है कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट माइग्रेटरी इंसर्शन से या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से या हेप्टिसिटी चेंज से नहीं बढ़ेगा, और चाहे जो हो जाए। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इंक्रीजेस द मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2, जो कि पहली बात तो गलत ही है। फिर है एंड रिलीज ए फ्री हाइड्राइड आयन। बिल्कुल नहीं, हाइड्राइड आयन फ्री नहीं होता है, मेटल का हाइड्राइड बन जाता है खींच के। ठीक है, तो आंसर यहां हमारा A, B और C ओनली के साथ में C ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए कैटायन ग्रुप 4 मेटालोसिन कैटालिस्ट यूज्ड इन ओलेफिन पॉलीमराइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर से कैटायनिक ग्रुप 4, ग्रुप 4 का मतलब क्या है? ग्रुप 4 का मतलब है कि मेटल इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालोसिन कैटालिस्ट। ठीक है, ग्रुप 4 मेटालोसिन। अब ग्रुप 4 कौन सा है हमारे पास यहां पर से? जैसे अगर आप देखोगे जिरकोनियम। ठीक है, 3D मेटल लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अगर 3D मेटल नहीं है तो यहां पर से हाँ, ये कैसे हैं? ग्रुप 4 के हैं। इसको हम किस में काउंट करते हैं? ग्रुप 4 में।
ग्रुप 4 मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वाले हों, तो वहां पर से कौन सा हो जाएगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, टी जरा हाफ, ये हो गया। अब ये हमारे 3 मेटल्स हो गए। जनरली अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, ये जिगलर-नाटा कैटालिसिस का, टाइटेनियम का कैटालिस्ट होता है, बेसिक है, बहुत ही ज्यादा पुराना है, बट इसका यूज अभी हम इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं। अब किसका कर रहे हैं, जेडार वाले का करते हैं, मतलब जिरकोनियम वाले का। रीजन क्या देते हैं आपको बताते हैं कि जब टाइटेनियम वाला होता है तो वहां पर आपका हार्डनेस होती है, इसमें सॉफ्टनेस होती है, तो यहां पर से आसानी से होमोजिनिटी आने लगती है। प्लस इसके एज कंपेयर टू टाइटेनियम कैटालिस्ट सेम जिरकोनियम का कैटालिस्ट लेंगे तो रेट फास्टर आती है। दूसरी बात है, इसमें Cl4 थे, इसमें हमने Cp2 लगाए, 2 Cp लगाए थे। क्यों लगाए थे, क्योंकि इसमें Cl है और टाइटेनियम है, तो कंप्लीट हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो हुआ ही नहीं, तो इसका सॉल्युबिलिटी इशू था, तो इसमें हमने Cp2 लगाया, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट लगाया, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से डिसॉल्व होने लगा, तो ये होमोजिनाइज होने लगा, इसीलिए हम इसके कैटालिस्ट को यूज करते हैं। कैटालिस्ट यूज्ड इन ओलेफिन पॉलीमराइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो तो हम लोग यहां पर से Cp2 Zr Cl2 इस टाइप के उसको यूज करते हैं, जो कि है माओ। माओ मींस मिथाइल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके पीछे भी लॉजिक था, आई थिंक आपको बताया था मैंने, यहां पर से कुछ ऐसे टाइप की ये बनता चला जाता है। तो यहां पर से प्रेजेंट लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करते रहते हैं बैक डोनेशन से, ठीक है, इनकी बैक डोनेशन से इनको स्टेबलाइज करते रहते। फिर है माओ, और ए suitable activator can generate a cationic metal alkyl active species from a neutral metallocene precursor। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहां पर हमारे पास सबस्ट्रेट है, माओ है, मिथाइल एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, और ए suitable एक्टिवेटर या कोई और हमारे पास suitable एक्टिवेटर जो होते हैं उनको यूज करते हैं, कैन जनरेट ए कैटाइनिक मेटल एल्काइल एक्टिव स्पीसीज। तो ये हमारे पास जो स्पीसीजेज हैं इसके साथ में रिएक्ट करती है, तो जो एक्टिव स्पीसीज जैसे बनती है, तो जनरली हम जिनकी बात करते हैं वो है ये। ठीक है, यहां पर से अगर हम स्ट्रक्चर बताएं तो कुछ ऐसे ड्रॉ होता है इसका, जेडार सीपी। मेटेलोसिन क्यों बोला है, क्योंकि सीपी सीपी जेडार है तो मेटेलोसिन का ही पार्ट है। तो यहां पर से ये वैकेंसी और मेटल प्लस, ठीक है, मतलब मेटल के ही ऊपर प्लस रहेगा, तो ओवरऑल यहां पर से +4 में ही है, बस वहां पे वैकेंसी है, उसी चीज को बोला गया है टू फॉर्म ए मेटल टू फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटेलोसिन प्रिकर्सर। मेटेलोसिन न्यूट्रल मेटेलोसिन का जो प्रिकर्सर होगा वो कहीं ना कहीं Cp2 जेडार वाले के ऊपर 2 पॉजिटिव का कैटालिस्ट का हमारा वो होगा, उससे रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। फिर है एल्कीन कोऑर्डिनेशन फॉलोज बाय इंसर्शन इनटू द मेटल कार्बन बॉन्ड इज द की चेन ग्रोथ। अब क्या कह रहा है कि एल्कीन कोऑर्डिनेशन फॉलोड बाय इंसर्शन, तो अब हमें पता है फॉलोड बाय इंसर्शन इनटू द मेटल कार्बन बॉन्ड इज द की चेन ग्रोथ। यस, यहां पर ये ऐसे होता है, उसके बाद हमारे पास ये एल्कीन होगी जो कि क्या करेगी, यहां पे आके कोऑर्डिनेट होगी। अगला स्टेप क्या होगा इसका, जो होगा वो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का होगा। ठीक है, यही तो होता है। यहां पर से ये इधर आया, फिर इधर आया, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, ये 2 लिखूंगा, ये 3 है, सीक्वेंस है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आया है वो क्या बनेगा, यहाँ वैकेंसी हुई और इस पे एल्कीन के ऊपर वार करा दिया आपने, तो ये हमारा CH3 यहाँ पे मूव कर गया, Cp यहाँ आ गया और Cp यहाँ आ गया। फर्दर क्या होगा, फिर से आप एक एल्कीन लाओगे कुछ ऐसे, वो एल्कीन यहाँ पर जाएगी जो कि पहला स्टेप होगा। उसके बाद यहाँ पर से बनने वाली स्पीसीज क्या है, जेडार डबल बॉन्ड Cp और यहाँ से CH3। फर्दर यहां पर से वही देखने को मिलेगा कि ये एज ए एल्काइल ग्रुप बन गया है, वो यहां पर जाएगा, फिर ये यहां पर जाएगा और फाइनली डेफिशिएंसी क्रिएट होती रहेगी और ऐसे ही पॉलीमराइजेशन चलती रहेगी, वैकेंसी बनती रहेगी। आखिरी में एंड कैसे होता है, या तो रिडक्टिवली एलिमिनेशन हो जाता है इसका, ठीक है, यहां वाले ग्रुप से इसके साथ में, और मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी में क्या होता है मतलब ये वाला और ये वाला आपस में आएंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन कर देंगे ये। लेकिन मेजॉरिटी में क्या पॉसिबल होता है, वो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाता है। सपोज इस समय यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंसी रहने दो, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये खींच लेगा इस वाली वैकेंसी पे इसे, और ये लास्ट में टर्मिनल एल्कीन बन जाती, बस दैट्स इट।
तो यहां पर से ये बिल्कुल सही बात है कि पहले फॉलोड बाई, यहां पे एल्कीन का कोऑर्डिनेशन होता है, फॉलोड बाई इंसर्शन टू द मेटल कार्बन बॉन्ड। फिर ड्यूरिंग ईच इंसर्शन स्टेप, जो भी इंसर्शन के स्टेप्स हो रहे हैं, द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिरकोनियम जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या सही बात है? यस, अगर चेंज होगा तो पागल हो जाएगा ना। यहां पर से जो भी और हमें पता है ये एक और दूसरी भी कंडीशन को हमारी जस्टिफाई कर रहा है कि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। फिर चेन वॉकिंग थ्रू रिपीटेड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एंड री-इंसर्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए ऑर्डिनरी ग्रुप 4 मेटालोसिन पॉलीमर। अब कह रहा है कि जो हमारे पास चेन वॉकिंग थ्रू रिपीटेड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एंड री-इंसर्शन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद में री-इंसर्शन, मतलब यहां बार बार री-इंसर्शन होता रहा, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्डिनरी ग्रुप 4 मेटालोसिन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्या इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहां पर से ये वाला ऑप्शन हमारे, अब पहले एक बार देख लेते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। ठीक है, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब है कि एक में सी होगा और एक में डी होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यही हो जाएगा। इसमें एक्चुअली में बोला क्या है कि चेन वॉकिंग, चेन वॉकिंग का मतलब है एक तरह से चेन का प्रोपोगेशन स्टेप जो होता है उसी को वॉकिंग बोल दिया, बस खाली कॉम्प्लिकेट किया गया है। थ्रू ए रिपीटेड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है, यहां पर से एलिमिनेशन एंड री-इंसर्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्डिनरी ग्रुप 4 मेटालोसिन। यहां पे चेन वॉकिंग, आई थिंक रिपीटेड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन एंड री-इंसर्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए दिस, आई थिंक यहां पर टर्मिनेशन, क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से तो टर्मिनेशन होता है। अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा तो जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है, चेन प्रोपगेशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से इसको चेन वॉकिंग का मतलब यहां पर से क्या है एक्चुअली में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर से क्या हुआ है, एक मिनट सुनिएगा, कि यहां पर से ड्यूरिंग ईच इंसर्शन स्टेप द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ ए जिरकोनियम रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई बोल मैं वही रहा था, गलती से टिक कैंसिल का लग गया, उसकी वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर से सुनना, ये आपसे साथ एग्जाम में एटलीस्ट ना हो, यहाँ पे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तीनों हमारा एबीसी वाला ऑप्शन में यहाँ तो एक ये पॉसिबल हो सकता है, ये हो नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। इन दोनों में देखना है। लास्ट चेन चेन वॉकिंग के लिए बोला है, तो ये यहाँ पर गलत है। ये एक्चुअली में क्या दिखा रहा है अभी भी मैंने समझ में नहीं आया। उसमें कह रहा है कि ये जो चेन वॉकिंग वाली फिनोमेना कुछ है, तो वो क्या है, लेट मेटल्स के लिए है, लेट मेटल्स के लिए है। अपने वालों में क्या होता है, जनरली मेटल का यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी। कॉम्प्लेक्स के कैटालिस्ट में एल्कीन आएगा, इंसर्शन होगा, उसके बाद उसमें एल्कीन आएगा, कोऑर्डिनेशन होगा, फिर एल्काइल ग्रुप का इंसर्शन होगा, फिर वैकेंसी जनरेट होगी। ठीक है, ये रहा, फिर वैकेंसी जनरेट हुई, फिर से वहां पर एल्कीन कोऑर्डिनेशन होगा, फिर उसके बाद माइग्रेशन होगा, और एंड सो ऑन रिपीटेड प्रोसेस होगा। फाइनली एक स्टेज आएगी, मान लो सपोज यही आ गया और यहां पर वैकेंसी है, मान लो यही है, बहुत लंबे, यहां पर एन हो गया, बहुत लंबा एन हो गया है। उसके बाद यहां पर से क्या करेगा, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, और यहां पर H, इस जगह से इस वाले प्रोटॉन को खा लेगा, यहां वैकेंसी है ही है, तो यहां पर H चला जाएगा और ये टर्मिनल एल्कीन बन जाएगा, और पूरा बहुत लंबी सी आपकी नॉर्मल एल्केन चेन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक बार देख लेना। ठीक है, फिर फॉर एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन, कार्बिन से रिलेटेड है, एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन से सपोर्टेड मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, चलिए, यहां पर से बोला गया है एनएससी लिगेंड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सिग्मा डोनर। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम एनएससीज की बात करेंगे तो वहां पर से सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करते हैं वो, क्योंकि वहां पर से जैसे कार्बिन के केस में वहां पर से नाइट्रोजन आने लगता है ना, तो वहां पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ज्यादा सिग्मा डोनेशन टेंडेंसी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एक्सेप्टर टेंडेंसी। इन मैनी ग्रब्स कैटालिस्ट, ग्रब्स टाइप कैटालिस्ट, द एनएससी एक्ट एज ए स्पेक्टेटर लिगेंड्स एंड हेल्प्स स्टेबलाइजिंग द रुथेनियम एल्काइलिडीन सेंटर। बिल्कुल सही बात है, जब आप ग्रब्स का फर्स्ट जनरेशन देखते हो, ठीक है, जनरेशन देखते हो, तो वहां पर एनएससी का उतना कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप यहीं का इसका सेकंड जनरेशन वाला कैटालिस्ट देखोगे ना, तो वहां पर बनता ही कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए रुथेनियम है, ठीक है, कुछ ऐसे करके हमारा सेंटर बनता ही कुछ ऐसे है। यहां पर से, या देख लेना इसमें कैसे है, यहां पर से इसके बाद ये है,
आपका सेंटर है बेंजीन, मेसेटाइल ग्रुप लगता है, यहां पर से ऐसे लगता है, फिर यहां पर से ऐसे लगता है, ये ऐसे, उसके बाद यहां पर से Cl डबल बॉन्ड, और यहां पर से PH, और उसके बाद PCY3। ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहां पर से यही वाला जो पार्ट है इसके लिए बोला गया है, जो कि एज ए NHC की तरह यूज होगा यहां पर से। और भी मतलब बहुत सारे, मतलब यहां पर से मेन हमारा ये कार्बीन बनता है ना, यहां वाला ये, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग यहां पर बोला गया है कि ग्रब्स कैटालिस्ट में यूज होते हैं, ठीक है, उसका प्रेजेंस। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर से नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द NHC कार्बीन कार्बन इटसेल्फ इज ए रिएक्टिव एल्काइलिडीन कार्बन दैट एक्सचेंजेस विद ए ओलेफिन ड्यूरिंग ओलेफिन मेटाथेसिस। ओ, अब यहां पर स्टेटमेंट क्या है, द NHC कार्बीन कार्बन itself is the reactive alkylidine carbon that exchanges with olefin during olefin metathesis। ठीक है, ओलेफिन मेटाथेसिस मतलब आपकी एल्कीन मेटाथेसिस है, ठीक है, एल्कीन मेटाथेसिस है क्या, ये हमारा यहां पर से सही होने वाला है, फटाफट एक बार बता दीजिए। NHC कार्बन कार्बीन कार्बन इटसेल्फ इज द रिएक्टिव एल्काइलिडीन। ठीक है, तो भाई जो ये रिएक्टिव वर्ड लिखा है वो रिएक्टिव इतना ज्यादा नहीं होती है, जो हमारे नॉर्मल वाला होता है उतना ज्यादा नहीं होता है। एंड यहां पर से कह रहा है कि ये वाला इसका कार्बन एक्सचेंज कर जाता है ओलेफिन वाले कार्बन में ड्यूरिंग ओलेफिन मेटाथेसिस, जो कि यहां पर गड़बड़ स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, रुथेनियम कार्बीन कार्बन जो है वो वाला वहां पर से रिएक्ट करता है, ना कि हमारा NHC। वो तो पार्ट है, ये तो स्पेक्टेटर लिगेंड का पार्ट है, मतलब जो भी हमारी NHC है, जैसे मान लो सपोज करो ये रुथेनियम है, तो यहां पर से और जो पार्ट है ये वाला पार्ट खाली हमारा इंटरचेंज करता है रुथेनियम के साथ में, जो यहां पर से CH2 या जो भी ग्रुप लगा होगा ना, वो वाला सिर्फ वो करेगा। NHCs कैसे यूज होती हैं, एज ए स्पेक्टेटर लिगेंड, NHC एज ए स्पेक्टेटर लिगेंड। स्पेक्टेटर लिगेंड तो पता है ना, जिन्हें आप कहते हो ऑक्सिलरी लिगेंड, इन्हें ऑक्सिलरी लिगेंड भी बोलते हो, मतलब जो रिएक्शन में टेक पार्ट ना करे, जैसे LNMNBr है ना, यहाँ पे COEO लगे, तो ये जो इसके रिस्पेक्ट में है रिएक्शन ये करने जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये स्पेक्टेटर या ऑक्सिलरी लिगेंड हो जाते हैं, ऑक्सिलरी लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है फिशर कार्बिन आर जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एट द कार्बीन कार्बन। ठीक है, फिशर कार्बिन से रिलेटेड बेसिक स्टेटमेंट दी गई, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एट द कार्बीन कार्बन, वेयर स्ट्रॉक कार्बीन आर जनरली न्यूक्लियोफिलिक एट द कार्बीन कार्बन। बिल्कुल सही बात है, जब यहां पर से देखोगे ना ये X और Y, तो ये बहुत ही ज्यादा +1 0 +2 लाइक दैट इस तरह होते हैं, तो इसलिए इनका कैसा बिहेवियर होता है, एज ए यहां पर से एज ए न्यूक्लियोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ये है फिशर कार्बीन। और अगर आप बात करते हो स्ट्रॉक कार्बीन की, ठीक है, स्ट्रॉक कार्बीन में क्या है, मेटल है, डबल बॉन्ड C और XY है, तो उसमें आपका +4 +5 +6। अब बात बताओ, इतना अगर प्लस में कोई है तो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, उसकी वजह से ये कैसा बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से, और जो कि वही यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, अगर यही लिखा हुआ था तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ABD आंसर हमारा D हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। फॉर एन eta2 एल्कीन कॉम्प्लेक्स, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, प्लीज देखना हर कॉन्सेप्ट से एक वो हमने लिया है, मेटल एल्कीन कॉन्सेप्ट के ऊपर का ये एक क्वेश्चन है। पीछे वाला कार्बीन से रिलेटेड था, उससे पहले बीटा माइग्रेटरी इंसर्शन से था, बीटा एलिमिनेशन से था, उससे पहले माइग्रेटरी इंसर्शन, और उससे पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन। स्लो एल्कीन रोटेशन एट ए लो टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना। यहां पर से कह रहा है कि स्लो एल्कीन रोटेशन एट ए लो टेम्परेचर में मेक वेनाइलिक प्रोटॉन मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट इन द NMR स्पेक्ट्रम। वेनाइलिक प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, यहां पर से आपको डिफरेंट कर देते हैं। यहां पर से मान लीजिए मेटल है, ठीक है, और इसके बाद यहां पर से मान लीजिए कोई भी आपके पास 4 लिगेंड लगे हुए हैं कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहां पर से आपके पास मान लीजिए ये वाले बेसिक वाला ही मैं बता देता हूं, इन्हीं प्रोटॉन को देख लो, एल्कीन वाले ही प्रोटॉन को बेसिक देख लो। अब देखो एक बात बताइए, ये जब क्या कह रहा है कि वेनाइलिक प्रोटॉन, आपको पता ना ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन एक जैसा है, ये वाला प्रोटॉन ये वाला एक प्रोटॉन एक जैसा है, यहां पर से LLL। एक्चुअली आप इसको तभी इमेजिन कर सकते हो जब आप इसका क्या क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहां पर से क्या बनाओगे, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाओगे तभी कुछ हो सकता है, ध्यान से देखना।
तभी आप इसके ओरिएंटेशन को समझ पाओगे। जिन्हें पता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो एक बार देख लेना भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। इधर यहां पर से अगर मान लीजिए सपोज मेटल है तो इसकी एक फेस, दो फेस, तीन फेस, और यहां पर से ये आपको पता है। यहां पर से मैं कोई भी मेटल ले लो, जनरली सीएल लेते हैं, तो ये लो सीएल ले लिया। अब यहां पर से जो एल्कीन है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, वो ऐसे, इसके ऊपर प्रेजेंट जो प्रोटॉन होंगे वो कैसे होंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। अब होगा क्या देखो, जब लो टेम्परेचर है, बिल्कुल रिजिड है, तो देखो ये सारे एक जैसे हैं। और यहां पर से ईटा टू एल्कीन की बात हो रही है और वेनाइलिक प्रोटॉन्स की बात हो रही है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर से अगर आप मान लो कोई भी एटम डिफरेंट कर लो, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे यहां पर से Br है, एक मिनट के लिए। अब एक चीज देखो, अगर ये स्टॉप है, ऐसे ही है, तो क्या होगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन को ब्रोमीन दिख रहा है, और मेटल और ये इसके यहां, और इसके ट्रांस टाइप में कैसा है, Cl है। जरा इनके देखो ट्रांस में कौन है, Br है, और Cl और ये बराबर, मतलब इन दोनों के लिए Cl, इन दोनों के लिए Cl बराबर है, इन दोनों के लिए मेटल बराबर है, इन दोनों के लिए मेटल बराबर है। लेकिन इन दोनों को Br ऊपर दिख रहा है अपने सामने, और इन दोनों को क्लोरीन, दोनों डिफरेंट हो गया कि नहीं, यस। तो इसलिए इनके कितने सिग्नल, लो टेम्परेचर पे जब देखते हो तो यहां पर से इनका कितना सिग्नल आएगा, 2 सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर करते हो, या इवन रूम टेम्परेचर भी करते हो, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर करते हो, तो क्या होगा, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे कार्बन कार्बन बॉन्ड से ये जो लगा है, तो यहां पे देखो मेटल है, मान लो मैं मेटल हूं, यहां इस बॉन्ड से ये एल्कीन लगी है, तो ये इस बॉन्ड के, ये बॉन्ड का रोटेशन होता है। तो देखो यहां पर से फ्लिपिंग हो रहा है, प्रोटॉन से कार्बन फ्लिप हो रहे हैं ना, ध्यान से देखना। अगर मैं मान लो मेटल हूं, यहां से निकलने वाला ये बॉन्ड है, यहां पर लगी है एल्कीन है, तो अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो एक्चुअली में क्या होगा, ये देखो फ्लिप हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, एक टाइम होगा ऐसे घूमता रहेगा, मतलब ये रोटेशन होगा यहां पर से। तो ऊपर वाले प्रोटॉन नीचे, नीचे वाले ऊपर, ऐसे बहुत ही रैपिड एक्सचेंज होने लगता है एक दूसरे में। तो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज मैंने आपको 1000 बार बता रखी है। जब हाई टेम्परेचर की बात आती है तो कोएलेसेंस हो जाता है। कोएलेसेंस एक वर्ड होता है जहां पर एनएमआर टाइम स्केल फेल हो जाती है दो प्रोटॉनों के बीच में, या किन्हीं दो मॉइटीज के बीच में डिफरेंशिएट करना। बेस्ट एग्जांपल, आपके रूम में जहां भी बैठे होगे, फैन लगा होगा, उसको देखो, स्विच ऑफ कर दो पहले, तो देखो आप काउंट करोगे, 1 ब्लेड है, 2 ब्लेड है, 3 ब्लेड है, नंबरिंग डाल दो तो 1 2 कहां पे सब दिख रहा है। तो वो कंडीशन है जब ये लो टेम्परेचर है, बिल्कुल रिजिड है, दिख रहा है सब कुछ। लेकिन जैसे ही आपने फैन का रिमोट से ऑन किया या बटन से ऑन किया, फास्ट कर दिया, तो वो बहुत ही रैपिड घूमने लगता है। और जब इतनी रैपिड घूमता है तो क्या आप बता पाओगे 1 यहां है? अगर आपने कहोगे 1, उतनी देर में 1 4 बार नाच के इधर से उधर हो जाएगा। आपने कहा 2, यहां पे 2 पता लगे 4 बार इधर से उधर घूम के पहुंच आएगा। तो ये क्या हुआ, आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो कहां 1 कहां 2 कहां 3, ऐसे करके। उस तरह के केस में हमें कहीं पे भी देखें, यहां कहेंगे 1, हाँ यहां पे है 1, और वहां 4 बार 1 भी आ चुका, 4 बार 2 भी आ चुका, 4 बार 3 भी आ चुका है। एग्जैक्टली सेम अलग अलग पेसेस के लिए होगा, अलग अलग नंबर्स के लिए होगा, कि आप जैसे ही ये करोगे तो सारे आइडेंटिकल तरह बिहेव करेंगे। तो उसकी वजह से एक सिग्नल आएगा 4 प्रोटॉन्स का, यहां पर से 2 प्रोटॉन इस टू 2 प्रोटॉन का 2 अलग अलग सिग्नल आएंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर से इसी के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि स्लो एल्कीन रोटेशन, ये जो रोटेशन है एट लो टेम्परेचर जो रिजिड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, मेक ए विनाइलिक प्रोटॉन मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट, जिसकी वजह से इनइक्विवेलेंट्स हो जाएंगे इन द एनएमआर स्केल। ठीक है। फास्ट एल्कीन रोटेशन और फ्लक्सोनियल एक्सचेंज में एवरेज एनएमआर सिग्नल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, एवरेज आउट कर दिया, जिसकी वजह से एक ही दिख रहा है आपके सामने, तो डेटा भी लिखा है पूरा। स्ट्रॉन्ग मेटल टू एल्कीन बैक डोनेशन कैन रिड्यूस 1JCH वैल्यूज ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटालोसाइक्लोप्रोपेन कैरेक्टर। अब ये क्या है, उससे सबसे पहले ये 1JCH समझो क्या है। 1JCH क्या है, कपलिंग कांस्टेंट है।
C और H मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा कार्बन है, वो भी एल्कीन वाला कार्बन की बात हो रही है। अब ये कब होता है, तो ये सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हमारी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है ना, ओवरलैपिंग अगर स्ट्रांग होती है तो ये ज्यादा होता है, अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगी तो फिर यहाँ पर हमारी वो वीक होगी। तो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग मेटल टू एल्कीन बैक डोनेशन, अगर मेटल इसको बैक डोनेशन ज्यादा देगा तो क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग, ये बॉन्ड लंबा होने लगेगा, सिंगल बॉन्ड होने लगेगा, इस पे 3 हाइब्रिडाइज होने लगेगा। वही चीज यहां पे बताया गया है, कैन रिड्यूसेस 1JCH। अब यहां पर से ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटालासाइक्लोप्रोपेन कैरेक्टर, तो यहां पर से अगर ये sp2 होता है तब हाइड्रोजन से स्ट्रांगली बंधता है। सिंपल सी बात है, अगर हमारा sp कार्बन है तो वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, sp2 वाला थोड़ा स्ट्रांग बनाता है और sp3 वाले वीक बनाते हैं। मैं रिलेटिवली बात करता हूं, sp3 भी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं बट रिलेटिव टू sp वाले का जो sp3 का बॉन्ड होगा वो वीकर होगा। तो यहां पर से लिखा है जो वो ये हो जाएगा। फिर है कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एल्कीन नेवर अफेक्ट इट्स 1H NMR, ठीक है, ये हो गया। फिर है कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एल्कीन नेवर अफेक्ट इट्स 1H NMR केमिकल शिफ्ट बिकॉज द एल्कीन रिमेन्स न्यूट्रल। देखो कितनी फालतू की बात की गई है यहां पर से कि एल्कीन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन नेवर, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब हमारे पास नॉर्मल न्यूट्रल एल्कीन होती है उसके प्रोटॉन 5-6 ppm के आसपास आते हैं, लेकिन जैसे ही उसको हम मेटल से चीलेट करा देते हैं या मेटल से कोऑर्डिनेट करा देते हैं तो उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होने लगती है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए अगर ये हमारे पास बेसिक एल्कीन है तो यहां पर से क्या बनता है, एन आइसोट्रोपिक कोन बनता है। और आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा कि एन आइसोट्रोपिक कोन जहां पे बनता है, अगर प्रोटॉन उसके अंदर आ जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है डेल्टा ppm की, और अगर उसके बाहर हो जाता है तो शील्डिंग की जगह पे डी शील्डिंग होती है। तो इसकी वजह से यहां पर ये इनका क्या हो जाता है, डी शील्डिंग। अगर इनके कोन के अंदर होता तो क्या होता, शील्डिंग, जैसे एल्काइन के केस में होता है, यहां पर से डी शील्डिंग हो गई। डी शील्डिंग की वजह से यहां पर लार्जर डेल्टा वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर से डेल्टा जो है, यहां पर से बी की बात कर लो या डेल्टा की बात कर लो, डेल्टा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है या बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पर से आप मान लो बी इफेक्टिव, यहां पे बात करोगे बी इफेक्टिव, तो वो क्या है, बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर से इंड्यूस्ड वाला, यहां पे बी नॉट, इसको बोलेंगे बी नॉट प्लस बी आई, ठीक है, ये होता है। और हमको पता है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, ये फॉर्मूला है डेल्टा। आप जब आप देखोगे उसमें क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहां पूरा फॉर्मूले के साथ इसे एक्सप्लेन किया जाता है कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बहुत डिटेल में बताया जाता है, बहुत अच्छा पार्ट है ना। अब यहां पर से होता क्या है, ये कौन सी है, ये तो कांस्टेंट है जो हम बाहर से दे रहे हैं, ये इंड्यूस क्या है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सुनना, ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बी इफेक्टिव हमारा ज्यादा होगा, और अगर बी इफेक्टिव ज्यादा होगा तो फिर हमारा डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। और इसी वजह से डी शील्डिंग होने की वजह से डेल्टा वैल्यू लार्जर क्यों हो रही है, बिकॉज ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिएंटेशन में सीधा जा रही है, वैसे ही जैसे कि हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब यहां पर से क्या एक चीज है, लॉजिक समझो, अगर हमारे पास ये कंक्लूजन है ना, ठीक है, यहां पर से मोर पाई मोर बी आई मोर बी इफेक्टिव, ठीक है, और मोर डेल्टा वैल्यू, समझ गए ना। अब जैसे ही, अब ये तो क्या है, ये बेसिक हमारी एल्कीन थी तो उसके बारे में आपने ये बोला, लेकिन जैसे ही अब एल्कीन को आप लाओगे, इसके साथ में चीलेट करोगे तो क्या होगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको दे देगा, तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब एक कहेगा नहीं सर ये तो पाई एक्सेप्टर भी है, लेकिन बट वीक वाला है ना, सीओ थोड़ी है, सीओ थोड़ी है। अगर मान लो सपोज इसने क्या दिया,
इसको 100 दिया है ना, तो वापसी जो इसको पाई स्टार में बैक डोनेशन से मिलेगा, जो यहां पर से पाई स्टार में बैक डोनेशन से मिलेगा, वो बेटा 80 मिलेगा। ठीक है, वो कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। तो अभी भी इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लॉस हो गया ना, थोड़ा सा लॉस हो गया ना। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ये तो डिक्रीज हो गया। अब ये जब डिक्रीज हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? बीआई भी डिक्रीज करेगा, और अगर बीआई डिक्रीज हो गया है तो बी इफेक्टिव भी डिक्रीज करेगा, और अगर बी इफेक्टिव डिक्रीज हो गया है तो डेल्टा वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। समझ गए क्या? तो ये है कॉन्सेप्ट मेटल एल्कीन के एनएमआर का। ठीक है, ये नॉर्मल था, यहां पर से ये डेल्टा वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 to 6.5 ppm, इवन 4.5 से भी शुरू हो जाता है, 4.5 to 6.5। लेकिन जब इसके मेटल एल्कीन की बात करोगे एम इसकी, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 to 5.5 ppm, है ना? तो ये चीजें हैं, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना अगर आपको समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा होगा तो भी सब नोट डाउन जरूर कर लेना, अच्छी चीज बताई है, याद रख। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? प्योर अल्कीन। और ये किसके लिए है? मेटला एल्कीन, या मेटल एल्कीन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी पीछे वाला देखते हैं। अभी क्वेश्चन में कहा था? अच्छा ये हो गया था एबीसी, हमारा एबीसी आंसर कहाँ गया? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एक बार बताइए। सो मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस, मेटल हाइड्राइड कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे टाइप के स्पीसीज जनरली बनते कैसे हैं, कभी भी मेटल के ऊपर एल्काइल प्रेजेंट होगा तो उसकी बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट जो प्रोटॉन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मेटल हाइड्राइड्स बना देते हैं, जिनकी डेल्टा वैल्यू निगेटिव में होती है, बिकॉज ये शील्डिंग करते हैं। ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। टर्मिनल मेटल हाइड्राइड often appear at a high field, sometime at a negative chemical shift in 1H NMR। अब यहां पर से हाई फील्ड का क्या मतलब है, इसके लिए आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर से हम जब भी बनाते हैं ना, आपने देखा होगा इसे बोलते हो टीएमएस और इसे बोलते हो जीरो। ठीक है, बिल्कुल बोलते हो। इधर बोलते हो डाउन फील्ड, ठीक है, और इधर बोलते हो अप फील्ड। ठीक है, इधर बोलते हो शील्डेड, सॉरी इधर बोलते हो डी शील्डेड और इधर बोलते हो शील्डेड। इसका ये मतलब नहीं है कि शील्डेड हमेशा यहां होगा, नहीं। अगर दो एनएमआर है तो ये वाला शील्डेड, ये डी शील्डेड। और अगर मान लो सपोज करो दोनों ही निगेटिव साइड में हो, यहां पे तो ये शील्डेड ये डी शील्डेड। ठीक है, रिलेटिवली ऐसे बनाया गया है। अब ये जो वर्ड लिखा है अप फील्ड और ये लिखा है डाउन फील्ड, कहने का मतलब बेटा क्या है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे अप्लाई करते हैं ना, मान लो हमने 100 फेंक के मारा, 100 फेंक के मारा, तो इन वाले प्रोटॉन को मिलता है 80। ठीक है, इसको मिलता है 120। वाई? दिस इज ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैंने बताया था बी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी आई। अब ये कहीं कहीं पे बी आई जो है ये कभी कभी प्लस हो जाता है, कभी कभी माइनस हो जाता है। भाई प्लस कब होगा? मान लो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लाइक इन केस ऑफ एल्कीन, वो ओरिएंट होते हैं उसी डायरेक्शन में जिधर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। या हमारी गलती नहीं है, वो उनकी ओरिएंटेशन है। जैसे हमने कई बार देख रखा है, जैसे मान लो कार्बन है, टेट्राहेड्रल बनाता, भाई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनता है या स्टेरिक नंबर 4 है, उसकी वो प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टी है।
वैसे ही पाई वाले के साथ में क्या है, ओरिएंट हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साइड में, तो ये वाली वैल्यू जो है इधर और ये दोनों की ही क्लब हो जाती है, तो बी इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास वो प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन जो कि उस रीजन में आते हैं पैरामैग्नेटिक रीजन में, उनकी वैल्यू कुछ इधर आती है। लेकिन हमारे इस वाले मेटल में, क्योंकि ये क्या करता है, ऐसे 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 इसको क्लोज, मतलब पूरा छुपा देता, शील्डिंग कर देता है इसके अराउंड में। और इस वाले जो शील्डिंग वाले प्रोटॉन होते हैं ना, मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो अपोज कर रही होती है। तो मैंने डाला था 100, लेकिन 20 हो गई अपोज में, तो इफेक्टिव कितनी रह गई, 80, जो कि यहां पे देखो लिखी है। मैंने डाला था 100, और अगर मान लो यही एल्कीन के केस में होता है, तो वो क्या करती है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले केस में ऐड हो जाते हैं, तो इसीलिए 120 मिल जाती है। ठीक है, इसे याद रखना, ये फंडामेंटल्स हैं, अगर ये क्लियर होंगे तो फिर आपका सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन तो अलग होते हैं, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द चीजें आप यहां से कवर कर सकते हो फिर। ठीक है, 80। ठीक है, तो यहां पर है टर्मिनल मेटल हाइड्राइड ऑफ एन अपीयर एज ए हाई फील्ड समटाइम एट ए नेगेटिव केमिकल शिफ्ट। बिल्कुल सही बात है, इसका साफ साफ यही कहने का मतलब है कि अप फील्ड का मतलब है हाई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हमें, और ये लो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें चाहिए 100, तो पहुंच, जब 100 डाल रहे तो पहुंच रहा है 80, तो हम क्या करेंगे 120 130 डालेंगे, तब बेचारे के पास 100 पहुंचेगा। तो हमें क्या करना पड़ा, इनहांस करनी पड़ी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वाई हाई मैग्नेटिक फील्ड। इसमें चाहिए हमें 100 खाली, लेकिन वहां तो अपने आप ही 100 डालने पे 120 पहुंच रही, तो हमें कम करना पड़ेगा, हम 80 डालेंगे तब वहां पे पता लगे 100 के पास पहुंचेगी, इसलिए हमें डाउन करना पड़ेगा, इसीलिए लो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कपलिंग ऑफ ए हाइड्राइड विद 31 फॉस्फोरस न्यूक्लियाई कैन हेल्प डिस्टिंग्विश डिफरेंट फॉस्फीन लिगेंड्स। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर हम हाइड्राइड की कपलिंग की बात करते हैं, कपलिंग ऑफ ए हाइड्राइड विद ए 31 फॉस्फोरस न्यूक्लियाई कैन हेल्प इन डिस्टिंग्विश, बिल्कुल करते हैं। अगर यहां पर से हमारे पास है कपल्ड वाला भी होता है और डी कपल्ड वाला भी होता है ना, मान लो और सारे CO ग्रुप हैं, अब ये तो इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये तो हमारा, इसका जो 1H की वैल्यू होती है, I की वैल्यू 1/2 होती है, फॉस्फोरस की भी 1/2 होती है। और अगर कपलिंग देखेंगे तो अगर खाली इसके केस में देखेंगे तो क्या है, ये सिंगलेट रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी से स्प्लिट नहीं हुआ, 2Ni+1, तो 2 इंटू एन किसी से स्प्लिट हो ही नहीं रहा, तो 0 प्लस आई की वैल्यू वगैरह कुछ नहीं, तो ओवरऑल ये सिस्टम कैसा आ जाएगा, 2Ni+1 होता ना, तो यहां पर से ओवरऑल 1 आ जाएगा, मतलब जो सिग्नल है वही पीक है, वही सिग्नल वही पीक, ऐसा। लेकिन जैसे ही इसके साथ में कपल करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर से इस 2Ni+1 वाले फॉर्मूले में 2 इंटू एन की वैल्यू यहां पर से कितनी आ जाएगी, एक मिनट। ठीक है, यहां पर से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि एक प्रोटॉन है। ठीक है, I की यहां पर से 2 इंटू 1, I की वैल्यू 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 यहां पे 2 आ जाएगा, तो क्या हो गया, डबलेट आ गया। पहले जो सिंगलेट आ रहा था वो अभी क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है। क्या समझ में आया? तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टर्मिनल एंड ब्रिजिंग हाइड्राइड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। बताइए, क्या टर्मिनल एंड ब्रिजिंग हाइड्राइड्स, क्या हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फटाफट बताइए। फिर है फ्लक्सोनियल एक्सचेंज में ब्रॉडन और कोएलेस। यस, यहां पर मैंने वर्ड बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, कोएलेस यही होता है। और फ्लक्सोनियल एक्सचेंज में ब्रॉडन और कोएलेस हाइड्राइड रेजोनेंस एज टेम्परेचर चेंजेस। चलिए, यहां पर से क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। जो टर्मिनल एंड ब्रिजिंग हाइड्राइड्स हैं उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे हमारे पास ये हो गया, ये इस तरह का सिस्टम है, और ब्रिजिंग वाले हमारे पास ये वाले सिस्टम है। तो अब आप खुद बताओ, जब यहां पर हमारे पास कुछ, अगर हम NMR की बात कर रहे थे तो यहां पर शील्डिंग हो रही थी कुछ ऐसे, तो जब एक मेटल से ऐसे हो रही है तो इस मेटल से क्या होगी, बहुत ज्यादा निगेटिव वैल्यू चली जाएगी। इसलिए ये वाला वैल्यू हमारा क्या है, मान लो निगेटिव में -2 पे है, तो ये कहां चला जाएगा, -4 पे चला जाएगा, -5 पे चला जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, यहां पर से आपका टर्मिनल एंड ब्रिजिंग हाइड्राइड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमारे लो टेम्परेचर NMR भी होते हैं, बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लक्सोनियल स्केल, बिल्कुल यहाँ पे ये चीज सही है। जैसे ही हमारे पास, मान लीजिए हम जब बात करते हैं ना, तो ये वाला जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, Fe वाले,
यहां पर से CO 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 CO। जब इनको लो टेम्परेचर पे हम देखते हैं तो यहां पर से कुछ एक ऐसे और एक ऐसे सिग्नल आएगा, ठीक है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ये 2:3 के रेशियो में यहाँ वाले एक्सियल होते हैं, इनका अलग अलग देखने को मिलेगा, ये और इक्वेटोरियल वालों का अलग इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप हाई टेम्परेचर करते हो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर पे आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलता है और वो ब्रॉडन हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, एक तरह से मर्ज होने लगेगा, तो मर्ज होके कुछ ऐसा सिग्नल आ जाएगा 5 प्रोटॉन्स का, समझ गए। ऐसा नहीं आता वैसे, प्रोटॉन्स में कभी ऐसे नहीं देखने को मिलता, बहुत शार्प सिग्नल्स आते हैं, लेकिन स्टिल नॉर्मल वाले के कंपेयर में वो एक दूसरे से क्लब होने लगेंगे और ब्रॉड सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर से ABD हमारा आंसर जो था वो आंसर नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, For a PD catalyzed cross coupling reaction involving an aryl halide and an organometallic reagent, consider the following statement: oxidative addition, transmetallation and reductive elimination are common elementary steps. Yes, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, ऐसे ही सारी मैकेनिज्म, चाहे वो सोनोगासी हो, चाहे सुजुकी हो, कोई भी हो, हेक हो, कोई भी, सब में ऑलमोस्ट यही सारे कॉमन स्टेप्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। फिर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फ्रॉम एन एल्काइल पैलेडियम इंटरमीडिएट्स में कंपीट इफ, हाँ ये कह रहा है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फ्रॉम एल्काइल पैलेडियम इंटरमीडिएट, एल्काइल पैलेडियम इंटरमीडिएट कोई भी है, ठीक है, ये क्या करता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फ्रॉम एल्काइल पैलेडियम इंटरमीडिएट में कंपीट इफ ए बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल एंड सुटेबल जियोमेट्री एसेसिबल। ये 100% स्टेटमेंट सही है जब यहां पर भाई मेटल हमारा कैसा है, ट्रांजिशन मेटल है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बीटा प्रोटॉन प्रेजेंट है, और अगर साइट, ये खुद कह रहा है, ये तब पॉसिबल होगा इफ, यहां पे ये देखो, इफ ए बीटा हाइड्रोजन इज अवेलेबल, पहली बात बीटा हाइड्रोजन हो, एंड ए सुटेबल जियोमेट्री इज एसेसिबल। सुटेबल जियोमेट्री इज सिस ओरिएंटेशन, याद है ना कि यहां पर से वैकेंसी के पास सिस होना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही, ठीक है। फिर है यहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन इज ए फास्टेस्ट व्हेन द टू कपलिंग पार्टनर आर स्ट्रिक्टली ट्रांस टू ईच अदर। अब बताओ, यहां पर से रिडक्टिव एलिमिनेशन जब भी होगा, मान लीजिए कभी भी, बेसिक कंडीशन है तो कपलिंग से है भी नहीं, तो तब होगा ना जब सिस में होगा। ट्रांस के लिए तो हमें जियोमेट्री सिस बनानी पड़ेगी, याद होगा अभी जो एक एग्जांपल दिया था, ट्रांस में तो होती नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, अगर हो गई तो उसके लिए तो हमें बनाना पड़ता है, पहले हटाओ, फिर उसे स्क्वायर पिरामिडल ट्रायगोनल प्लेन मिलाओ, सिस बनाओ, फिर करो, वो तो बहुत हेक्टिक काम है। तो ये तो गलत बात है कि इज फास्टेस्ट, फास्टेस्ट नहीं स्लोएस्ट हो जाएगा यहाँ, इवन नॉट पॉसिबल, बल्कि इलेक्ट्रॉन रिच फॉस्फीन में असिस्ट बोथ ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन डिपेंडिंग ऑन द कैटालिटिक स्टेप। ये बात सही भी है, और यहां पर से मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं, याद रखना आजकल के जो हमारे पास जो रिएक्शंस चल रही हैं, दिस इज द डिमांड ऑफ ए मार्केट कि हम एक ऐसा लिगेंड बनाएं जहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन दोनों बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। व्हाई, रीजन उसके पीछे ये है भैया, क्योंकि आप एक चीज याद रखना, इसके पीछे का एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन है। जब भी अभी देखा आप लोगों ने कि यहां पर मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी है, आपका सबसे पहले जनरली ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, यहां पर से LM M A और B हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन स्टेप होता है, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, LN M डैश हो जाएगा, मान लो AB हो जाएगा, या कुछ भी है, AB हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा, कुछ भी, यहां पर से AC हो गया और ये ऐसे ही रहा। फिर उसके बाद यहां पर से कुछ आया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो ये हमारा टूट जाएगा, जो भी यहां पर से आएगा, तो यहां पर से LNM प्लस A और C, पहले AB था अब AC बन गया, हमारा यही कपलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यही कॉम्प्लेक्स है, उसी में ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, उसी में ट्रांसमेटलेशन है जिसको हमें कंसीडर नहीं करना, उसी में रिडक्टिव एलिमिनेशन है। भाई आप कहते हो फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन हमारे लिगेंड कैसे होने चाहिए, नॉन बल्कि जिसमें आसानी से इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन यहां A और B वाले ग्रुप का आसानी से जुड़ाव हो पाए। हिंडर्ड होगा तो कैसे आएगा, तो भाई ठीक है सर हमारे लिए ऐसा करो, चलो हल्का हल्का लिगेंड लगा देते, ठीक है भाई लगा दिया, छोटे छोटे लिगेंड, बहुत स्मॉल स्मॉल, यहां तक सारी प्रोसेस सही चली। रिडक्टिव एलिमिनेशन की बेटा कंडीशन क्या होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन की कंडीशन ये होती है कि जो लिगेंड्स हैं जितने बल्की होंगे और जितने स्टेरिक हिंड्रेंस रखने वाले होंगे उतना ये फास्ट होगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए हमको ऐसा लिगेंड डिजाइन करना है
जो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के समय एज ए नॉन बल्की की तरह एक्ट करे, और रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के समय मोर हिंडर्ड, मोर स्टेरिकली क्राउडेड तरह बिहेव करे। दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क कि एक ही लिगेंड को बल्की और नॉन बल्की सेम टाइम पे होना पड़ेगा, बट दिस इज द फैक्ट कि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि बैलेंस करना पड़े कि भाई हम उसे नॉन बल्की इतना बनाएं कि आगे जाने के बाद उसे हम एज ए बल्की ट्रीट भी कर सके, या हम उसे बल्की इतना बनाएं कि हमारी ऑक्सीडेटिव वाला स्टेप हो, पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग रिसर्च गैप है जो कि अभी चल रहा है। तो इस हिसाब से ए, बी एंड डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किससे रिगार्डिंग है ये? R2M टाइप कॉम्प्लेक्स एंडरगो माइग्रेटरी इंसर्शन कंडीशन। अच्छा ओके, यहां पर माइग्रेटरी इंसर्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास सिस्टम है M, और उसके बाद है ये CP, उसके बाद COCOR, ठीक है, CO और यहां पर R। ये हो गया है। कंसीडर द फॉलोइंग CO इंसर्शन कन्वर्ट एंड मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स इनटू मेटल एसाइल। बिल्कुल सही बात, अगर ये मेटल एल्काइल था, इसके ऊपर अगर चला जाएगा तो यहां पर एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल एसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहां पे वैकेंसी हो गई। ठीक है, उल्टा बना दिया यहां पर, इस जगह पे यहां पर से ये हो गया, यहां पर से कुछ ऐसे बन गया R ग्रुप, और यहां वैकेंसी आ गई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। द एसाइल म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज जनरली लोअर देन द टर्मिनल मेटल कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के डेटा की अगर बात करोगे तो अगर आप देखोगे तो जो CO पॉजिटिव है उसकी वैल्यू आती है कहीं ना कहीं 2184 के आसपास में। फिर यहां पर से अगर हम बात करते हैं फ्री CO या थोड़ा सा BH3CO की बात करते हैं, जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव रहता है, ये रहता है इसके 64 के आसपास। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्री CO का, जो कि आता है 2143 के आसपास में। फिर होता है मेटल के साथ में कुछ टर्मिनल पोजीशन में जुड़ा हो, तो होता है 1850 से लेके 2120 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, डिपेंडिंग ऑन मेटल कैसा है। याद होगा आपको OMC के ब्रह्मोस में कराया था कि जो क्रोमियम वाला होता है उसका 2000 होता है, एग्जैक्ट 2000 होता है, CrCO का होल 6, और अगर वही FeCO का होल 5 है तो उसका लगभग 2023-2025 के आसपास होता है सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर वही निकिल का होता है, NiCO4 होता है, तो वो 2057-2055 के आसपास होता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला फैक्टर वगैरह ये क्वेश्चन भी बता दिया, याद कर लेना। तो डिपेंड करता है किस टाइप का मेटल है, इन सारे के बीच में लाई करता रहता है। उसके बाद फिर यहां पर से आता है ब्रिजिंग वाला, कुछ ऐसे ऐसे। अब यहां पर से जब होगा तो एक्चुअली में ये क्या है, यहां पर से कार्बन है और डबल बॉन्ड ऐसे है, कुछ ऐसे टाइप का, मतलब कीटोन टाइप के, ऑर्गेनिक के कीटोन के टाइप में। तो 1750 से लेके 1850 के टाइप में वैसे ही यहां पर देखने को मिल रहा है। कीटोन टाइप का है तो यार 1700-1800 के आसपास ही देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 1850 के आसपास। ठीक है, या 1900 भी मान लो, क्योंकि मेटल नहीं तो 1900। तो टर्मिनल इसकी तो कितनी होगी, मोर देन 1850 से तो ज्यादा कंफर्म होगी ही, और 2120 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास देखने को मिलेगी, और ये आपको 1800 से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी इन जनरल। तो बिल्कुल सही बात है। CO इंसर्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड मेंटेन रहता है। इसमें क्या है, चलो ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी मेंटेन है, मैं मानता हूं थोड़ा बैक डोनेशन हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन पूरा थोड़ी टूट जाता है, कीटोन थोड़ी बन जाता है भाई। प्योर डबल बॉन्ड यहाँ, प्योर डबल बॉन्ड यहाँ बनना चाहिए, लेकिन प्योर डबल बॉन्ड यहाँ थोड़ी बनता, पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड रहता है, बट यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड आ गया है। तो स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी 100% कम होगी, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी 1/2πc अंडर रूट K अपॉन म्यू। अगर यहां पर से हमारे पास K बढ़ेगा तो स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। K क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड होता है, बॉन्ड ऑर्डर। यहां पे 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, स्ट्रेंथ ऐसी, और ये कम। लेकिन यहां पर अगर मान लो 2.5 भी है, जहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है टर्मिनल वाले में, तो 2.5 वाला थोड़ा ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होगी। फिर CO इंसर्शन नेसेसरली चेंज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एंड रिलीजेस फ्री CO। बिल्कुल गंदी बात बोल दी भाई,
कभी भी इसमें चेंज नहीं होगा फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। और रिलीज कहां कर रहे हो, इंसर्शन से तो एसाइल पेसाइल बन रहे हैं ना। ये हो गया है इन सीपी कॉम्प्लेक्सेस फ्लक्सोनैलिटी और हेप्टिसिटी चेंज कैन सिंपली एनएमआर स्पेक्ट्रा एट ए हायर टेम्परेचर एंड गिवन मल्टीपल रेजोनेंसेस एज ए लोअर टेम्प। बिल्कुल सही बात है। ये चीज हम लोग जब अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसी में ही देखेंगे तो आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि जब हमारा फ्लक्सोनियल या हेप्टिसिटी चेंज हो कैन सिंप्लीफाई एनएमआर स्पेक्ट्रा। सिंप्लीफाई एनएमआर स्पेक्ट्रा का मतलब है लेस रेजोनेंसेस, लेस रेजोनेंसेस, या लेस रेजोनेंसेस का मतलब क्या है, लेस सिग्नल्स। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एवरेज आउट हो गया, अभी बताया ना, वो वाली चीज होती है। तो यहां पर से एबीडी, एबीडी आपका आंसर डी नंबर का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट एक बार बताइए। या स्पेक्ट्रा से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन है मेटालोसिन का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेटेड एज ए ईटा 5 ईटा 1 FeCO इतना, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। और ये वही कॉम्प्लेक्स है जिसमें अभी हम वो जो पीछे स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको जस्टिफाई कर देंगे क्या लिखा है, कैसे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ ऐसे हो गया। उसके बाद में यहाँ पे CO और CO है, कुछ ऐसे है। ठीक है, अब यहां पर से बोला जा रहा है this shows a 2-1H NMR signal of a equal intensity at a room temperature. However, at a lower temperature, it shows a 4 resonances with the relative intensity of a 5:2:2:1 equivalent. सिंपल सा लॉजिक देख लो, यहाँ पे से प्रेजेंट प्रोटॉन जो है ये HA, ये ऑलवेज लो हाई, कैसा वेरी हाई, कैसा भी टेम्परेचर हो, इनका तो ऑलवेज एक ही तरह सिग्नल होगा। लेकिन अगर यहां पर से हम बात करते हैं इसके लिए, तो यहां पर से इतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखो, अगर लो टेम्परेचर है, बहुत ही लो टेम्परेचर, रिजिड है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो उसकी वजह से ये देखो डायरेक्टली लिंक्ड मेटल वाले कार्बन से है, तो यहां पर इसे हम HB नाम दे देंगे। ठीक है, इसको नाम HB दे देंगे। फिर ये वाला कार्बन और ये कार्बन थोड़ा आपस में सेम है, तो इसका नाम HC दे देंगे और इसका नाम HC दे देंगे। और ये वाला कार्बन और ये कार्बन सेम है, सिमेट्रिक है, तो इसका नाम HD दे देंगे और इसका नाम भी HD दे देंगे। ठीक है, फाइनली हमारे पास जैसे ही आ गया तो HD का मतलब 4 आ गए। तो अब ये देखो क्या है, ये 5 का एक सिग्नल है तो 5 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन एक जैसे, 2 प्रोटॉन एक जैसे, 1 प्रोटॉन एक जैसा। तो यहां पर इस चीज को वहां पर जो सिग्नल इंटेंसिटी लिखी है 5:2:2:1 जस्टिफाई हो गई। अब ये कह रहा है कि खाली 2 ही सिग्नल मिलेंगे जब हाई टेम्परेचर होगा। तो उसका क्या मतलब है, यहां पर से जैसे ही रूम टेम्परेचर, ये कैसे है, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर रिजिड या स्टैटिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिर जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाते हो या हाई टेम्परेचर करते हो, उस समय क्या होगा, यहां पर रिंग विजिंग फेनोमेना होगी। रिंग विजिंग क्या होता है, ये जो इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है ना पूरा, CpCO2Fe, इसको G मान लो। ठीक है, तो जैसे ही G मानोगे तो 1 मिनट के लिए यहां पे मैं बना सकता हूं Fe, सॉरी यहां पर से बना सकता हूं ये H और G। ठीक है, इस समय आपका HA है मान लो, या जो भी था वही मान लेते हैं, HB है, HC है, HD है, HD है, HC है और ये HD है। अब होता क्या है, ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इधर रेजोनेंस, ये इधर और ये इधर, इसकी वजह से बनने वाला रेजोनेटिंग फॉर्म जो है, जरा देखिएगा कुछ कैसे बनेगा। यहां पर आ गया आपका ग्रुप और यहां पर इस बार आ गया ये आपका HB प्रेजेंट था पहले, यहां पर क्या हो गया, ये HC ऐसे था, HD था, HD था और HC था। अब यहां पर से डबल बॉन्ड कहां भाग जाएंगे, रेजोनेंस करके दिखाया है जो वो ऐसे। और फर्दर यहां पर से फिर से क्या होगा, यहां रेजोनेंस, ये ऐसे भागेगा, ये आगे भागेगा और ये इधर भागेगा। इससे बनने वाली रेजोनेटिंग फॉर्म कौन सी होगी, वो देखो, यहां पर से इस बार HD वाले प्रोटॉन पे आ गया है, तो ये यहां पर, ये ग्रुप यहां पर, और HD, HD, HC, HC और HA,
एंड सो ऑन, ऐसे ही रेजोनेंस होता रहेगा और वेरी रैपिड होता रहेगा। तो यहां पर से क्या हुआ, जो एच ए एच बी एच सी, सॉरी एच ए नहीं, एच ए तो दूसरी रिंग ही में है, एच बी एच सी जो है और एच डी है, वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस में घूम घूम के एवरेज आउट हो जाएंगे बेटा। जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये ब्लेड का फैन वाला एग्जांपल, वो यहीं पर अप्लाई होगा कि जब लो टेम्परेचर है, स्टैटिक है, उस समय आप पहली ब्लेड, दूसरी ब्लेड, तीसरी ब्लेड आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सेम यहां पर बी है, ये सी है, ये डी है, तो कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस बढ़ाते हो, हाई टेम्परेचर के बाद, मतलब रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे आते, सॉरी लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे आते हो, तो वहां रेजोनेंस होने लगेगा, कह लो या फ्लक्सोनैलिटी होने। सही बात तो क्या है, उसको बोलते हैं वर्ड रिंग विजिंग फेनोमेना। तो इतना फास्ट होगा, ऐसा फास्ट होगा कि वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक सिग्नल देखने को मिलेगा। कितने प्रोटॉन का, 5 प्रोटॉन का। कितने प्रोटॉन का, यहां पर से क्या होगा, इससे यहां पर 5 प्रोटॉन तो पहले से थे, ठीक है, और इन सब का यहां से 5 प्रोटॉन इस टू 5 प्रोटॉन का एक जैसा। आप कहोगे सर पूरे 10 का एक क्यों नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सीपी जुड़ा है ईटा 5 से और दूसरा जुड़ा है ईटा 1 से, तो इनकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड्स हैं। तो द रूम टेम्परेचर स्पेक्ट्रम इज सिंप्लीफाइड ड्यू टू रैपिड इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ द ईटा 1 रिंग। यस, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। The low temperature 5:2:2:1 pattern support the presence of a 1 eta 5 CP ring and 1 frozen eta 1 CP ring। बिल्कुल सही बात है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। फिर the observation of a 4 low temperature signal proves that both CP ring are eta 5 bonded but मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट। गलत बात है, ये कह रहा था ऑब्जर्वेशन ऑफ ए 4 लोअर टेम्परेचर सिग्नल प्रूफ दैट बोथ सीपी रिंग आर ईटा 5 बॉन्डेड। ईटा 5 बॉन्डेड कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अगर ईटा 5 बॉन्डेड दोनों हो गए तो 5 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन यहां से, और उसके बाद मेटल वहां आयरन है 18 वहां से हो गए, और 4 सीओ से आ रहे हैं 22 इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स करोगे, नो नॉट पॉसिबल। तो यहां पर से हम इसे मान हटा देंगे। फिर लास्ट है फ्लक्सोनैलिटी इन दिस कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हेप्टोट्रोपिक रीअरेंजमेंट विदाउट कंप्लीट सीपी डिसोसिएशन। बिल्कुल सही बात है। ये जो मैंने कहा ना कि हेप्टोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जो हेप्टिसिटी के ऊपर ये पूरा चेंज हो रहा है, इसी रीअरेंजमेंट को रिंग विजिंग कहते हैं। तो हमारा आंसर ए बी डी आ जाएगा एज यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे स्क्रीन पर जो है उसको देखेंगे, मतलब पहला ऑप्शन, उसमें बोला गया है न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल क्लस्टर कंटेन बोथ टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO लिगैंड at low temperature at 13 C. NMR spectrum shows 2 distinct carbonyl resonances where at a higher temperature only one average CO resonance। अभी यहां पर से कॉम्प्लेक्स का मेंशन नहीं किया गया है। ओके ओके, कार्बोनिल क्लस्टर की बात की गई। ओके, फिर यहां पर से क्या है, टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO लिगेंड्स आर ऑलवेज indistinguishable in 13C NMR बोथ कंटेन 13C न्यूक्लियाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग तरह से लो टेम्परेचर पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम नॉर्मली बात करते हैं टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO की, लिगेंड्स की, आर ऑलवेज इनडिस्टिंग्विशेबल, नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। डिस्टिंग्विशेबल एट लोअर टेम्परेचर, आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर से इसे हटा देंगे। फिर द लो टेम्परेचर स्पेक्ट्रम सजेस्ट दैट टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO environments आर एक्सचेंजिंग रैपिडली ऑन द NMR टाइम स्केल। अब ये क्या कह रहा है, द लो टेम्परेचर स्पेक्ट्रम सजेस्ट दैट टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO environments आर नॉट लिखा है, सॉरी, नॉट एक्सचेंजिंग रैपिडली ऑन द NMR टाइम स्केल। यस, व्हाट आई एम सेइंग, जब लो टेम्परेचर हो जाएगा तो जो भी एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे होता है वो रुक जाएंगे, फिर आपको नंबर ऑफ सिग्नल ज्यादा दिखने लगेंगे या क्लियर दिखने लगेंगे, ठीक है। फिर है द हाई टेम्परेचर सिंगल रेजोनेंस कैन अराइजेस ड्यू टू फास्ट टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO स्टैंड। यस, पहली ही स्टेटमेंट को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है या बोला गया है
ये कब इनडिस्टिंग्विजिबल हो जाएंगे? जब हाई टेम्परेचर होगा। डिस्टिंग्विजिबल मतलब अलग अलग कब होंगे? जब लो टेम्परेचर होगा। वही चीज यहां पे बताया गया कि लो टेम्परेचर में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो अलग हो गया। फिर वही है कि हाई टेम्परेचर में वो रेजोनेंस फास्ट होगा, तभी तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। लास्ट है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वन एवरेज रेजोनेंस एट, यहां पर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वन एवरेज रेजोनेंट एट हाई टेम्परेचर नेसेसरली मीन दैट ऑल CO लिगेंड्स आर स्ट्रक्चरली टर्मिनल इन ए सॉलिड स्टेट। नो, गलत बात है। यहां पे ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वन एवरेज रेजोनेंस एट ए हाई टेम्परेचर, गलत बात है। जब हाई टेम्परेचर पे ले रहे होते हैं तो वहां पर ब्रिजिंग वाले भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन का बेस्ट एग्जांपल इसके बेसिस पे आप देख लो, CO2 CO8। ठीक है, तो यहां पे CO क्या है? कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे हाई टेम्परेचर में करोगे तो ये वाले एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं, आपको लगेगा बॉन्डेड, हाँ, बट ये एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। मतलब जो ब्रिजिंग में है वो इसके साथ, और ये यहां पे लिखा है ना फास्ट टर्मिनल ब्रिजिंग CO एक्सचेंज, ये जो वर्ड लिखा है कैसे लिखा है कि टर्मिनल वाला ब्रिजिंग से, ब्रिजिंग वाला हमें नहीं पता चल रहा है एट ए टाइम, लेकिन वहां पर होता रहता है। इसे टम्बलिंग मोशन टाइप के एक तरह से कह सकते हैं। तो ये होगा, चेंज होता रहेगा, तो हमें आठों एक जैसा दिखेगा। लो टेम्परेचर कर दोगे तो इनका अलग दिखेगा और उनका अलग दिखेगा। और अगर आपने IR की मदद ले ली, IR की मदद ले ली, तो रूम टेम्परेचर भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, बिकॉज इनकी वैल्यू 1750 से 1850 के आसपास आएगी एक सिग्नल, और इन 6 का एक सिग्नल 1850 1950 ऐसे करके ऐसे लेके 2120 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में लाई करेगा। तो आंसर हमारा B एंड C ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 𝜼2 मतलब यहां पर इस तरह जुड़ा है। कंसीडर द फॉलोइंग, द एल्कीन 13C रेजोनेंस जनरली shift upfield relative to the free alkene due to partial मेटालासाइक्लोप्रोपेन कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे हम 1H में पढ़ते हैं अपफील्ड शिफ्ट होता है, वैसे वैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है, मतलब इसको मत देखो यहां पर से कि ये आएगा, वो बात वही है। यहां पर से क्या है, इसके पाई स्टार में डोनेशन होगी तो LNM और कुछ ऐसे होगा, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेन क्या है यहां पर से, अब इसकी बात यहां पर से अपफील्ड शिफ्ट क्या होने लगेगा। देखो अपफील्ड शिफ्ट का कहने का मतलब क्या है, ये कैसा कार्बन है sp2, ये कैसा कार्बन है sp3। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता रहा हूं बस। जब हम ये पढ़ते हैं कार्बन वाला, तो यहां पर से 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे है ना, या 100, यहां पर से 20 का मान लेते हैं, 20 80 सॉरी 20 40 60 80 100 120 140 ऐसे करके। तो जब 13C पढ़ते हैं तो जो हमारे पास sp3 वाले लाई करते हैं, जनरली यहां पे लाई करते हैं। इवन यहां इस इतना भी आगे नहीं आते हैं, यहां पर ही लाई करते हैं, बस मैक्स टू मैक्स इतने में 40-50 तक। वो भी 50-50 पे वो कार्बन जाता है जिनसे सीधा अल्कोहलिक मोइटी जुड़ी होती है, OH वाले जुड़े होते हैं। ठीक है, OH वगैरह वाले जो जुड़े होते हैं वो 50-50 के आसपास 55 60 57 58 ऐसे आते हैं। और जैसे ही हमारा कार्बन sp2 टाइप का होता है, वो भाई अच्छा खासा ऊपर चला जाता है, मतलब 90 100 इवन 100 से ऊपर ही चले जाते हैं जितने हैं, तो वो sp2 कार्बन के हैं। ठीक है, इवन बेंजीन वगैरह के भी जो है वो 120 के ऊपर आते हैं। तो यहां पर से हम बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने 13C NMR स्पेक्ट्रा से। ठीक है, तो वही बोला गया था, एल्काइन रेजोनेंस जनरली शिफ्ट अपफील्ड रिलेटिव। अपफील्ड क्या होता है भाई, मैंने बार बार बोला है, अभी सिग्नल में बोला, ये दो चीजें अगर हैं तो ये कैसा है, अपफील्ड है, और ये कैसा है, डाउनफील्ड है। जरूरी नहीं कि ये अपफील्ड निगेटिव ही हो,
इसके रिस्पेक्ट में लोअर वैल्यू होगी, दैट्स इट, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, दैट्स इट। ठीक। फिर है स्ट्रॉन्ग मेटल टू एल्कीन बैक डोनेशन में रिड्यूसेस द वन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग मेटल टू एल्कीन बैक डोनेशन अगर ज्यादा होगी सो मे रिड्यूस, शायद कम कर सकती है, रिड्यूसेस द वन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग। ओके, अच्छा, मतलब यहां पर से ये बोला गया वन बॉन्ड, मतलब 1J कपलिंग बोली गई है। ठीक है, 1J कपलिंग बोली गई, उसी को वन बॉन्ड बोला गया है। वन बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग कांस्टेंट, ये देखो लिखा भी है CH। ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट ऑफ है मेटल बिल्कुल सही है। जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, sp2 के साथ में अगर हमारा हाइड्रोजन है वो स्ट्रांगली ओवरलैप्ड होता है एज कंपेयर टू sp3 वाला। ज्यादा बैक डोनेशन होगी तो sp3 बनने लगेगा, तो यहां पर से जो J वैल्यू आ रही होगी ना, ये लेस हो जाएगी, और यहां पर से जो J वैल्यू आ रही होगी ये मोर रहेगी, ये मोर, यहां पर मोर। ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे, फिर ये सही हो गया। फिर रैपिड एल्कीन रोटेशन और मेटल एल्कीन बॉन्ड फ्लक्सोनैलिटी कैन एवरेज अदरवाइज इन इक्विवेलेंट एल्कीन प्रोटॉन्स इन 1H NMR। कह रहा है कि रैपिड एल्कीन रोटेशन जो ऐसे घुमा रहे थे पीछे था, और मेटल एल्कीन बॉन्ड फ्लक्सोनैलिटी, अगर फ्लक्सोनैलिटी हो रही तो कैन एवरेज अदरवाइज इनइक्विवेलेंट, अगर ये घूमेगा तो एवरेज आउट हो जाएगा, मतलब यहां पर से प्रेजेंट 4 प्रोटॉन बेटा आपको एक ही जैसे दिखेंगे और ओनली 1 सिग्नल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इनइक्विवेलेंट हो जाएंगे। कि हम लोग स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं इनइक्विवेलेंट का मतलब है डिफरेंट सिग्नल, और डिफरेंट सिग्नल यहां पर कितने देंगे? 2 सिग्नल होगा, फिर हो जाएगा एन। बिल्कुल सही बात बोली गई है। फिर है कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एल्कीन ऑलवेज शिफ्ट बोथ 1H and 13C रेजोनेंसेस डाउनफील्ड बिकॉज द एल्कीन बिकम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बताओ कितनी गलत बात बोली गई है भाई। यहां पर से कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्कीन ऑलवेज शिफ्ट बोथ 1H and 13C रेजोनेंस डाउनफील्ड। ओहो, पागल हो गया है भाई ये। बिल्कुल क्या होगा यहां पर? अपफील्ड होगा, अपफील्ड, डाउनफील्ड नहीं। भाई अभी बताया sp2 से sp3 जाएगा तो वैल्यू लोअर होगी ना, और लोअर को क्या बोलते हो? अपफील्ड बोलते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है 1H में अब भी तो सिखा के आया हूं आज के सेशन में, यहां पर देख लो कि जो प्योर अल्कीन होती है 5 से 6.5 आती है, और ये वाली कहां आती? 3, 3.5 से 5 ppm आती है। ठीक है, ये देखो, तो कहीं ना कहीं कहां पे जाएगी? ये हमारा अप फील्ड शिफ्ट होगी, ना कि डाउन फील्ड शिफ्ट। तो यहां पर ए बी सी हमारा आंसर था, ए बी सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर से आपके सामने क्वेश्चन है फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस से रिगार्डिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, CrCO का होल 5, आई थिंक आपने देखा होगा हर एक सेशन का, मतलब हर एक जगह से क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं कि एक ही जगह के 5 क्वेश्चन है। एंड मेटल एसाइल कॉम्प्लेक्स, एक ये हो गया। मेटल एसाइल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? यहां पर से COCH3, इसकी बात हो रही है। ब्रैकेट में लिखा है ईटा 5 CP, अच्छा बहुत सारे हैं, तो यहां पर से ईटा 5 CP Fe COPPH3 COPPH3 और COCH3, ऐसे कुछ दिया है। आर एग्जामिन्ड बाई 13C NMR। इसको तीनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। मेटल कार्बीन है, मेटल एसाइल कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा मेटेलोसिन, हाफ मेटेलोसिन टाइप का प्रॉपर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। इन तीनों का 13C स्पेक्ट्रा लिया। अब क्या बोल रहा है? द फिशर कार्बीन कार्बन यूजुअली appears far downfield in 13C NMR due to its electrophilic कार्बीन कैरेक्टर। पहली बात, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बीन कैरेक्टर? यस, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और जो कार्बन होता है ये होता है क्रोमियम, वो होता है नो न्यूक्लियोफिलिक होता है। वाइल दिस इज रिवर्स इन केस ऑफ ए श्रॉक कार्बीन। प्लीज इस चीज को याद रखना। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही लग रही है। अब कह रहा है फिशर कार्बीन आर यूजुअली अपीयर फार डाउनफील्ड। डाउनफील्ड क्यों? पहली बात, ये sp2 है, sp2 है मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 100 के आसपास आ रही होगी, तो
तो 100 मतलब डाउनफील्ड रीजन ही तो है, ठीक है, पहली चीज। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव डी शील्डिंग हो रही है। अब भी बताया है भाई, ये डाउनफील्ड, इधर जो होता है डाउनफील्ड और डी शील्डिंग की ही वैल्यू होती है। तो यहां पर से फिशर कार्बिन कार्बन यूजुअली अपीयर्स फॉर डाउनफील्ड, रीजन मैंने बता दिया है, हो गया। द एसाइल कार्बोनिल, सेकंड क्वेश्चन की बात है, द एसाइल कार्बोनिल कार्बन जनरली अपीयर्स इन द डाउनफील्ड रीजन। किसकी बात हो रही, द एसाइल कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की बात हो रही है। मजा आ जाएगी आपको, 13C स्पेक्ट्रा में ये 190 के आसपास होगा, 190 से लेकर 210 ppm के बीच में आता है। धमाकेदार डाउनफील्ड होता है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट डाउनफील्ड प्रोटॉन्स और सॉरी कार्बन्स यू हैव स्टडीड इन नॉर्मल डे टू डे केमिस्ट्री। क्या है, कार्बोनिल्स है। CO वाला कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोनिन की वैल्यू 190, 200, 210 के आसपास आती है। तो द एसाइल कार्बन जनरली अपीयर इन द डाउनफील्ड, नॉट ओनली डाउन, स्ट्रॉन्गली डाउनफील्ड रीजन। भाई स्ट्रॉन्गली लिख लो, मजा आ जाएगा उसे। बट इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम टर्मिनल मेटल कार्बोनिल कार्बन रेजोनेंस। ये कह रहा है कि इसकी रेजोनेंस जो है टर्मिनल वाले से डिफरेंट होगी, ठीक है। यहां पर से क्या, कहां पे लिखा है देखो, द एसाइल कार्बोनिल कार्बन जनरली अपीयर इन ए डाउनफील्ड रीजन, ठीक है, हो गया। बट इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द टर्मिनल मेटल कार्बोनिल कार्बन। अब यहां पर से पहली बात, ये तो डाउनफील्ड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहां पर ये इससे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहां पर से क्या है, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं ना मेटल कार्बोनिल का, तो वहां पर ये वाला जो है मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस वाले में जो है हमारा प्योर कीटोन, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर से इसके लिए हम बोलेंगे जो हमारा जो कार्बोनिल वाला होगा उसकी कितनी आएगी, लगभग 200 के, मतलब नॉर्मली 200 के आसपास आएगी, ओके। यहां पर से इसकी वैल्यू, यहां पर से जो हमारी ये 200 इसके आसपास है, इसके पास है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी 5-10 कम होगी। कहां गया, टर्मिनल वाला, ये भी उसी के बीच में हो गया, ये वाला इसका जो है इसके रिस्पेक्ट में -5 से 10 ppm आ रहा है। रीजन बता रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो ऑर्गेनिक मॉइटी है, इधर खाली मेटल 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 वाला ही पार्ट प्रेजेंट है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन करते हैं, तो इसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। द एसाइल कार्बोनिल कार्बन जनरली अपीयर इतना स्ट्रांगली, बट इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द टर्मिनल मेटल कार्बन कार्बन। हाँ, ये तो हो ही गया था अपना स्टेटमेंट। इन फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस, अच्छा यही हम कर रहे थे क्या, हाँ यहां पर एसाइल कार्बोनिल कार्बन ये हो गया, बट इट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द टर्मिनल मेटल कार्बोनिल। भाई इसके और इसके बीच में 10 से 20 ppm का डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से आसानी से हम डिस्टिंग्विश कर देंगे। इवन 2, 4, 5 पिकोमीटर का ppm का भी डिफरेंस आता है, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इन फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस, जो कि ये है, द कार्बिन कार्बन मस्ट अपीयर इन द सेम 13C रीजन एज ए नॉर्मल एल्कीन कार्बन बिकॉज बोथ कंटेन, गलत बात है, गंदी बात है भाई। यहां पर से बैक डोनेशन और ये सब होता रहता है, लेकिन प्योर CC वाले में थोड़ी होगा। तो अगर बैक डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, ज्यादा होना, ये सब होगा, दैट मींस वहां शील्डिंग डीशील्डिंग डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल और फ्री CC। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर लास्ट है, कपलिंग टू ए 31 फॉस्फोरस इन ए फॉस्फीन कंटेनिंग एसाइल कॉम्प्लेक्सेस, इसकी बात हो रही है। कपलिंग टू ए 31 phosphorus phosphine containing acyl complex may help in identifying carbon atom coupled through the metal phosphine framework। इसका कहने का मतलब है यहां पर से प्रेजेंट जो ये फॉस्फोरस है, वो इस कार्बन को वो करने में, डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा या काम आ सकता है। तो कैसे आएगा, कपलिंग टू ए 31 phosphorus containing acyl complexes में हेल्प इन आइडेंटिफाई कार्बन एटम कपल्ड थ्रू द मेटल फॉस्फीन फ्रेमवर्क। तो यहां पर से अगर हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो सिर्फ, वैसे एक्चुअल में कार्बन का क्या होता है, कार्बन वाले केस में हम मोस्टली क्या करते हैं, 1J कपलिंग ही कंसीडर करते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास कपलिंग विद इन 31 फॉस्फोरस से जब कंपेयर वो करेंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो उसके हिसाब से डबलेट और ट्रिपलेट वगैरह आएंगे, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी डिस्टिंग्विश करने में। तो ऑप्शन A, B एंड D आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, in a catalytic carbonylation reaction involving a square planar D8 rhodium complexes the following। ये रिएक्शंस है इस प्रपोज्ड, ये रिएक्शन दी गई है,
यहाँ पे रोडियम 1 है, CH3I। मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो फीलिंग आ रही है वो किसकी आ रही है, मोनसेंटो एसिटिक एसिड की फॉर्म, मोनसेंटो वाली प्रोसेस की फीलिंग आ रही है ना। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये है CO रहता है, I रहता है, इसके ऊपर आपका CH3I हो जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करता है, यहां पर से ट्रांस में CH3I हो जाता है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O CO, और फिर यहाँ पर आपका I और I हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में निगेटिव मेंटेन रहता है। ये क्या करता है, इसके ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन कर जाता है, 1,1 माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हो, या इसी को ही अल्फा माइग्रेटरी इंसर्शन भी बोलते हो। अगले स्टेज में जैसे ही ये बनेगा तो यहाँ पर से RH वैकेंसी CO, और उसके बाद यहाँ पर सॉरी CO नहीं, यहाँ पर से CO CH3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ CO है, यहाँ पर से I है। तो यहाँ पर से अगले स्टेज में फिर से क्या होगा, CO को इंट्रोड्यूस करोगे, चलो यहीं डाल देते हैं, CO को प्लस में कर दिया, तो यहाँ पर से जो वैकेंसी थी डायरेक्टली वहां CO ऐड हो गया। जैसे ही CO ऐड हो जाएगा अगले स्टेज में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन कर देंगे। जैसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे तो ये और ये निकल जाएगा, और आपका RH CO2 I2 निगेटिव ये बचेगा, प्लस यहाँ से प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, CH3COI। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हो, तो CH3COOH बन जाएगा, और उसके बाद यहां पर से क्या बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहां पर से क्या हो जाएगा, यहां पर से ये हो जाएगा HI, और इस HI की मीथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, MEI मिल जाता है। और यहां पर से क्या हुआ था, ये हो गया है, कुछ तो था, हाँ ठीक है, इसको देख लेना। तो यहां पर है फॉर्मेशन ऑफ ए इन्वॉल्व, इसका A, ठीक है, A इन्वॉल्व ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ ए CH3 इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम फ्रॉम +1 to +3, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है, यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो +3 होता है। फिर ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ए A to B इन्वॉल्व माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ ए CO इनटू ए RHCH3, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड टू फॉर्म ए RH एसेटाइल, RH एसेटाइल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ ए एसेटाइल आयोडाइड फ्रॉम रीजनरेट रोडियम, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहां पर से देखो एसेटाइल वाले से रोडियम वाले से निकालते हैं तो CH3COI निकल जाता है, और हमारा यहां पर से इस +3 से ये वाला फिर से हमारा कैटालिस्ट कहां आ जाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। द CO इंसर्शन स्टेप इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए रोडियम बिकॉज ऑफ ए न्यू CC बॉन्ड इज फॉर्म्ड। भाई CO इंसर्शन से कब से होने लगा, इंसर्शन वगैरह, CO तो न्यूट्रल है, चाहे 10 20 50 कितने भी इंसर्ट कर दो, चाहे यहां वाला इंसर्शन मानो, कहां गया, ये जो ये प्लस में CO किया, चाहे ये इंसर्शन मानो या CH3CO वाला इंसर्शन मानो, कोई भी इंसर्शन मानो, चाहे माइग्रेटरी इंसर्शन मानो या नॉर्मल बाहर से एक्सटर्नल वाला इंसर्शन मानो, नेवर चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में, पहले ही बता चुका हूं। ABC इज योर करेक्ट आंसर, ABC इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। अ मेटल इथाइल कॉम्प्लेक्सेस अंडरगोज रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन विद इथाइलिन, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब आप यहां से देखो ये जो बना ये कौन सी रिएक्शन है, आगे जो जा रहा है, सिंपल सी बात है, यहां पर से हाइड्राइड जुड़ रहा है, एल्कीन निकल रहा है, तो इस तरफ जाओगे तो ये प्रोसेस को बोलते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये हमने अभी बताया था। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक रिवर्स ऑफ ए माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। अगर इसका ही करोगे तो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, बट उसके लिए यहां पर ये चिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ए बीटा हाइड्राइड, बिल्कुल बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही है। द रिवर्स रिएक्शन इज ए एल्कीन माइग्रेटरी इंसर्शन इनटू ए MH बॉन्ड। यस, यहां पर से अलग जरूर है, लेकिन होता क्या है, एक पॉट है, मान लो कोई भी है, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें आपने एल्कीन ये वाला कॉम्प्लेक्स डाला, उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ, ये मॉइटी बन तो जाती है बेटा, लेकिन एल्कीन कहीं भाग नहीं जाती, उसी में प्रेजेंट रहती है। वो उसको एक्चुअली में हर बार, तो यहां तो इसने अलग भी दिखा दिया, जब भी बनाता हूं तो क्या दिखाता हूं, यहां पर से CH2 इससे चिलेटेड रहता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी देने के लिए वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर यूजुअली अकर विदाउट ए चेंज इन ए फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बहुत समझदार हो गया है, अभी ये स्टेटमेंट सही बता रहा है। फिर क्या है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिक्वायर्स द बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू अप्रोच द मेटल इन ए
सिंकोप्लेनर अरेंजमेंट, तो ये भी यहां पर से सही है, ABCD है क्या? यस, यहां पर से आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है MCCCH जो होता है, जिसको आप अल्फा बीटा और बीटा बोलते हो, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? सिंकोप्लेनर होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहां पर बोला गया है कि रिक्वायर्स बीटा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टू अप्रोच टू द मेटल इन अ सिंकोप्लेनर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन और बताएं, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। फॉर ऑक्सीडेटिव एक्टिवेशन ऑफ ए H2 एंड CH बॉन्ड बाय ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्टिवेशन ऑफ ए H2 एंड CH बॉन्ड बाय ट्रांजिशन मेटल, H2 को और उसके लिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन इज ए फेवर्ड फॉर लो वैलेंट इलेक्ट्रॉन रिच लेट ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर। फिर से सुनो, ऑक्सीडेटिव एडिशन इज फेवर्ड किसके लिए? लो वैलेंट, बिल्कुल सही बात। जब लो वैलेंट होगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत बढ़िया। लेट ट्रांजिशन मेटल, बिल्कुल निकेल है, पैलेडियम है, इरिडियम है, रोडियम है, इनमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। फिर सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस इज कॉमन फॉर अर्ली ट्रांजिशन मेटल D0 कॉम्प्लेक्स एंड डज नॉट रिक्वायर ए चेंज इन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही बात बोली गई है, क्योंकि बेटा बात सुन लो, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस का एक ही वेल नोन एग्जांपल है जो हर जगह आपको कराते हैं, सब लोग फिरते मिलते हैं। तो देख लो, ये रहा, ये इसके ऊपर यहां पर से जैसे ही क्या करोगे, H2 की रिएक्शन कराते हो अगर आप, तो यहां पर से उसको हम H2 को कहीं ऐसे दिखाते हैं, इसके साथ में ये, इसके साथ में ये, और यहां पर से ये बॉन्ड कुछ तोड़ते हुए भी दिखा देते हैं, ठीक है, ये रहा। तो जैसे ही ऐसे होगा तो यहां पर से ZrCH3HCpCp प्लस CH4 मीथेन गैस का रिमूवल हो जाता है। और यहां पर से अगर देखोगे तो पहले भी +4 में था और अभी भी +4, -1 -1 -1 -1, यहां पर से -1 -1 -1 -1, ठीक है। ये +1 लग रहा है क्या? ये हटा दो फिर, यहां पर से -1, ठीक है। तो ये हो गया है। तो सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस कॉमन है अर्ली, बिल्कुल भाई, ये अर्ली मेटल ही है, और जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यही बुक्स में लिखा हुआ है। D0, बिल्कुल भाई, जब भी जिरकोनियम +4 में होगा तो D0 कॉन्फ़िगरेशन ही होगी और तभी फेसाइल होगा। बोथ ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस नेसेसरली प्रोसीड थ्रू आइसोलोबल मेटल हाइड्राइड इंटरमीडिएट। यहां पर से स्टेटमेंट क्या है? बोथ ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस नेसेसरली प्रोसीड थ्रू आइसोलोबल मेटल हाइड्राइड इंटरमीडिएट। यहां पर से इस स्टेटमेंट को 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या, उससे पहले इससे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीजेस मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, +2 से बढ़ाता है। वाइल सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस कॉमनली प्रोसीड्स थ्रू अ 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है भाई। ये देखो, ये 4 मेंबर्ड की ही रिंग तो बन रही है, तो यहां पर से बात सही हो जाएगी। ABCD का कोई ऑप्शन है? हाँ है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये, बट ये तो नहीं होगा। ABD, आई थिंक वो वाला भी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ABC ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ACD है ना, AB और D है, C तो सही है, फिर भी यहां पर, अच्छा ओके, ABD कंफर्म है, तो ABD कंफर्म है, तो C वाला भी हो सकता है। ABD कंफर्म ही है, तो ये भी हो सकता है। A इसमें नहीं है और इसमें भी हो सकता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि यहां पर C स्टेटमेंट क्या लिखी गई है। यहां पर से 1 मिनट रुकना। बोथ ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस नेसेसरली प्रोसीड थ्रू आइसोलोबल मेटल हाइड्राइड इंटरमीडिएट। मेटल हाइड्राइड कैसे बनेगा? 1 मिनट देखना। मेटल हाइड्राइड इंटरमीडिएट, अगर मान लो इसका हम ऑक्सीडेटिव एडिशन करा रहे हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, LNM। ओके, आई थिंक ये वाली बात हो रही है, इंटरमीडिएट। ओके, ये कुछ ऐसे बन जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए, और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए यहां पर से मेटल हाइड्राइड कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बोथ ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए अगर बात की जाएगी तो यहां पर से बोला गया है सिग्मा बॉन्ड मेथड नेसेसरली प्रोसीड थ्रू आइसोलोबल मेटल हाइड्राइड इंटरमीडिएट। मेटल हाइड्राइड्स का मतलब क्या है? देखो, यहां पर भी मेटल हाइड्राइड बन रहा है, और जब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन करा रहे होते हैं तो वहां पर भी अगर H2 का करा रहे हैं तो H2 के केस में डायरेक्टली मेटल के साथ में यहां पर एक H इधर जुड़ रहा होगा, एक इधर H जुड़ रहा होगा, तो आइसोलोबल फ्रेगमेंट यहां पर हम देख सकते हैं। ABCD वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बिटवीन एन एराइल ब्रोमाइड एंड ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, फटाफट बता दीजिए। ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड टू पैलेडियम गिव्स एन
एराइल पैलेडियम Br इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही बात भाई, सिंपल सा लॉजिक है ना। पैलेडियम मॉर्निंग के हिसाब मतलब पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था जहां पे मैंने बताया था एराइल इधर जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जो भी है उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन सिंपली हो जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बोला गया है। फिर उसके बाद यहां पर से है ट्रांसमेटलेशन ट्रांसफर द ऑर्गेनिक ग्रुप फ्रॉम जिंक टू पैलेडियम विदाउट नेसेसरली चेंजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए पैलेडियम। बिल्कुल सही बात है। यहां पर से आप मान लीजिए आपके पास जो भी ग्रुप लगे हुए हैं Ln, और यहां पर से कोई भी आपके पास जो भी ग्रुप ट्रांसफर करना है, मान लीजिए यहां पर से ऑर्गेनिक ग्रुप है तो यहां पर से CH3 मान लेते हैं, तो और यहां पर से जिंक वाले ग्रुप के साथ में कोई भी ऐसा जो है एक्सचेंज करना है, हेलोजन एक्सचेंज करना है, कुछ भी है, मान लो यहाँ पर X है, यहाँ पर से CH3 है, कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से इनको एक्सचेंज कर देता। आई थिंक आज के ही सेशन में आपको मैंने दिखाया था, एक मिनट रुकना, जहां पर AB और C बन रहा था कुछ, ये रहा, देखो यहां पर से मैंने बताया था ना, ये बेसिक कंडीशन है कि एक्चुअली सबसे पहले तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा AB का, ये बना। अब ट्रांसमेटलेशन के समय कोई मेटल आएगा, इसका B या कोई भी A फ्रैगमेंट अपने वाले से B खुद ले लेगा और अपना वाला जो कोई भी ऑर्गेनिक मोइटी वो यहां लगा देगा। दिस इज द ट्रांसमेटलेशन। और उसके बाद फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन से जो AB वाला था, अब देखो AC हो गया और इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर से बिल्कुल जो जिंक वाला है, कई बार कॉपर वाला का भी यूज करते हैं हम लोग, तो यहां पर से ट्रांसमेटलेशन के जगह पे इनका यूज होगा और इस तरह के केसेस में हमें देखने को मिलेगा। फिर क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन फॉर्म्स द न्यू CC बॉन्ड एंड रीजेनरेट पैलेडियम 0। बिल्कुल PD 0 से रिएक्शन शुरू हुई थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुई तो PD 2 में पहुंच गया, है ना, PD 0 से शुरू हुई, फिर यहां ट्रांसमेटलेशन हुआ जिसमें आपका PD 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होता। फिर क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा जहां पे PD 0 में फिर से पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज इम्पॉसिबल इन ऑल क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बिकॉज PDC बॉन्ड कैन नॉट अंडरगो द रिक्वायर्ड सिनकोप। गलत बात है भाई, अच्छा खासा होता है, बहुत सारी में होता है और पॉसिबल भी है, साइड प्रोडक्ट बहुत बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ऐसा नहीं, कभी नहीं बनेगा। ABC इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक कैटायनिक मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास गिवन है, रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। याद रखना ये DMG रूल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। मेटल होता है, मेटल के ऊपर अगर एल्कीन जुड़ी हुई है, यहाँ Ln लिगेंड है, यहाँ पॉजिटिव, तो सबसे पहली बात नंबर ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर किस जगह होगा, गवर्न करेगा यहां पर DMG रूल, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक हो रहे हैं वो, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कटायन, ठीक है। अगर मान लो पॉजिटिव एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है एक है तो कटायन भी एक ही होगा, मतलब कटायन अगर एक है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक 2 बार होगा, तो यहां पर से एक दिख रहा है तो क्या होगा, 1 बार होगा। प्लस यहां पर से ये रूल क्या कहता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि भाई जो इवन वाला है उनके पहले ऊपर, प्राइमरी रूल इनका ये है कि इवन के ऊपर पहले अटैक होगा, बाद में ऑड के ऊपर होगा। दूसरा है ये कहते हैं ए साइक्लिक, ओपन स्ट्रक्चर जो उनमें पहले होगा, बाद में साइक्लिक वाले में होगा। ये जब इनको आप इन कंडीशंस को क्लब कर देते हो तो इसका एक ऑर्डर बन के आता है, तो ऑर्डर क्या है, वो कुछ ऐसे है ना, ये है, सॉरी, ऐसे ही यहां पे साइक्लोब्यूटेन आएगा, ये लो 5 मेंबर का, फिर ये 7 मेंबर का, ठीक है, और फिर लास्ट है CP। ये इतने बनके तैयार हो जाते हैं, ये ऑर्डर है। तो उसी के बेसिस पे देखना, कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एल्कीन टू एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैटायनिक मेटल सेंटर मेक्स द एल्कीन मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल। ओके, DMG रूल, नॉर्मल एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक बट मेटल एल्कीन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक, है ना। दिस कन्वर्जन कॉल्ड अम्पोलंग, ठीक है। अम्पोलंग मींस रिवर्सल, ऑर्गेनिक का पार्ट है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, भाई पॉजिटिव का निगेटिव हो जाना इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी।
अम्पोलन इसी को बोलते हैं। अगर आई थिंक अब आपको समझ में आया हो तो ये हो गया, ये डीएमजी रूल से इससे रिलेशन नहीं है तो ये हो गया इससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर से कहानी खत्म हो गई। अब देखो कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एल्कीन टू एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कटायनिंग मेटल सेंटर मेक्स इट एन एल्कीन मोर ससेप्टेबल टू ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यस, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। सो इफ यू अटैक लाइक यहां पे मेटल, अगर आप न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी भाई। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो फिजिबल रिएक्शन होगी ना, वही चीज यहां पे बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द यही है डीजीएम रूल। यहां पे ये मत सोचना डीएमजी क्यों लिखा है, डीजीएम रूल मतलब साइंटिस्ट के नाम आगे पीछे कर दिया बस। ठीक है, यहां पे ग्रीन डेविस मिंगो रूल जो है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जनरली अकर्स एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन when the metal fragment withdraws electron density। yes, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपके पास आप कोई न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो तो कहां पे अटैक करेगा? अब आप न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो तो अटैक वहां होगा जहां मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और वही चीज यहां पर बोली गई है कि जहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जनरली अकर एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। भाई सिंपल सा लॉजिक यही लगेगा ना। फिर क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक द मेटल सेंटर फर्स्ट फॉलोड बाय मैंडेटरी ऑक्सीडेटिव एडिशन टू जनरेट मेटल। हो, गलत बात है। मेटल के ऊपर ये डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, ये एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। दिस इज योर डीएमजी या डीजीएम रूल। फिर लास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन ऑफन अकर फ्रॉम द फेस अपोजिट टू द मेटल फ्रैगमेंट गिविंग एन एंटी एडिशन रिलेटिव टू द मेटल। बिल्कुल सही बात है। यहां पर से ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर से मेटल की हिंडरेंस वगैरह होती है तो उसके अपोजिट फेस से आना पसंद करेगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन आफ्टर ऑफन अकर फ्रॉम द फेस अपोजिट टू द मेटल फ्रैगमेंट, जो भी फेस मेटल फ्रैगमेंट का होगा उसका अपोजिट करेगा, गिविंग एंटी एडिशन रिलेटिव टू द मेटल। A, B, D is your correct answer। A, B, D is your correct answer। ठीक है, फटाफट ये भी उसी से रूल से रिगार्डिंग है। यहां पर है एन अनसिमेट्रिकली एल्कीन कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहां पर से बना है M, और उसके बाद जुड़ा हुआ है CH2 CH और CH CO OMe, ये कॉम्प्लेक्स है और यहां पॉजिटिव है, एलन लिगेंड है, ये बना हुआ है। अंडरगोज रिएक्शन विद एमईओ नेगेटिव। भाई सिंपल सी लॉजिक लगाओ, एमईओ नेगेटिव है मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन के साथ में पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पर से फिर से डीएमजी या डीजीएम रूल लगा दो। अब लगा दो, काम बैठा दो। फिर द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन बिकम्स पोलराइज्ड बिकॉज द मेटल फ्रेगमेंट एंड द CO2 Me ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एल्कीन। ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेटेड एल्कीन बिकम पोलराइज्ड, हाँ, बिकॉज द मेटल फ्रेगमेंट एंड मतलब मेटल फ्रेगमेंट और CO2 Me ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एल्कीन। ये तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अपने आप खुद ही मेटल को दे रहा है, तो मेटल मान लो एक तरह से ले रहा है। दूसरी बात है ये -M वाला ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या इवन COOMe लगा हुआ है, -M की तरह चाहे बिहेव करा लो, चाहे I की तरह -I, तब भी लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दिस कार्बन, इसकी ज्यादा है तो ये विड्रॉ करेगा। तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज फेवर्ड एट द टर्मिनल बीटा कार्बन CH2। यहां पे है न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज फेवर्ड एट द टर्मिनल बीटा कार्बन CH2 बिकॉज दिस जनरेट ए मोर स्टेबलाइज मेटल एल्काइल इंटरमीडिएट। ध्यान से सुनो, इसके लिए रिएक्शन चलानी पड़ेगी, करके देखो। यहां पर से अगर आप अटैक करोगे तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहां पर से आके इस जगह से अटैक करेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, इसका प्रोडक्ट यहां से क्या बनेगा, LNM, उधर से इस सेंटर से जुड़ रहा है ना कार्बन, तो ये रहा कार्बन, इसके ऊपर हो गया हाइड्रोजन, और इस जगह से इस वाले ग्रुप से ये है क्या, CH2 खुद था, और आया कौन है इसके ऊपर, OMe, CH2OMe आ गया यहां पर से। इसे कलर कर देता हूं जिसमें आपको पता चल जाए, ये इनकमिंग ग्रुप था। उसके साथ साथ में यहां पर से ये क्या था, H तो था ही, साथ साथ में यहां पर से COOMe, ये ग्रुप बन गया, एक ऐसे बन गया है। ठीक है, ये हमारा कायरल सेंटर भी जनरेट हो गया। अगर ये पाथवे ऐसा कह रहा है, क्यों, यहां पर से जब इसने अटैक किया, इस जगह पे अटैक किया, तो ये पॉजिटिव तरह बिहेव करेगा, तो यहां पर निगेटिव चार्ज बन रहा है। मतलब अगर मैंने ये डायरेक्ट बना दिया है ग्रुप, अगर यहां पर से मैं इसको ना बनाता, ठीक है, 1 मिनट के लिए ये रहा,
तो यहां पर से ये जो कार्बन है हाइड्रोजन है और इसके ऊपर ये, जब इस वाले कार्बन पर अटैक किया तो यहां निगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा यहां पर, तो ये निगेटिव चार्ज इसमें स्टेबलाइज होगा माइनस एम इफेक्ट से। ओ एम ई, ठीक है, तो यहां पर से क्या होगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहां पर से ये CH2OMe डबल बॉन्ड COH O निगेटिव OMe, ठीक है। उसके बाद इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा और फिर यहां LNM खड़ा होगा और इस जगह अटैक कर देगा इससे, ठीक है। तो ये है, तो यहां पर से स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर आप इस सेंटर पे सपोज अटैक कराते, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, मान लो अगर अटैक कराते तो आपको यहां पर से क्या देखने को मिलता, CH, इधर से इस पार्ट पे OMe और यहां पर से C डबल बॉन्ड OMe और यहां पर से CH2 निगेटिव। बताओ ये जो एनायन बन रहा है क्या इसको कोई स्टेबिलिटी मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगी तो भाई ये क्यों फेवर करेगा, पूरी जीओसी पढ़ते चले आ रहे हो तो क्यों फेवर करेगा, कौन सा फेवर करेगा, ये वाला करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एन आयन इज स्टेबिलाइज्ड, ठीक है, ये स्टेबलाइज है इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर से है न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज फेवर्ड एट द बीटा कार्बन बिकॉज द जनरेटेड ए मोर स्टेबलाइज्ड मेटल एल्काइल इंटरमीडिएट विद ए मेटल बॉन्डिंग एट द सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन एडजेसेंट टू C2OMe। मतलब इस वाले कार्बन की बात हो रही थी ना, इस वाले कार्बन की, अल्फा कार्बन। फिर द रिएक्शन इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहां पर से बोल रहा है द रिएक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू ए मेटल एक्टिवेटेड एल्कीन। मेटल एक्टिवेटेड एल्कीन मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक होने के बावजूद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो उसे को एक्टिवेटेड बोला जा रहा है। और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भाई जो भी है उस पूरा का पूरा जुड़ा जा रहा है ना, तो एक तरह से एडिशन हो रहा है, तो उसकी तरह नॉट एज ए फ्री एल्कीन, फ्री माइकल एडिशन, उसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात, हम लोगों ने माइकल एडिशन पढ़ा, उसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा। वहां पर एल्कीन का बिहेवियर अलग होता है, यहां पर हमारा पूरा अम्पलंग हो जाता है, उसकी वजह से रिवर्सल हो जाता है। इफ द मेटल फ्रेगमेंट इज मेड स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिच, अगर इस जगह हम मेटल को बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं एंड स्ट्रॉन्ग पाई बैक डोनेशन, इसकी स्ट्रॉन्ग पाई बैक डोनेशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन बिकम मोर फेवरेबल। ये कह रहा है इफ द मेटल फ्रेगमेंट इज मेड स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिच, अगर इसको हम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं तब उसके साथ में, और स्ट्रांगली पैक पाई बैक डोनेशन अगर होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन एल्कीन बिकम मोर फेवरेबल। गलत बात है, बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भर भर के बढ़ाएगा। वो खुद भी कह रहा है कि बैक यहां पे स्ट्रांगली पैक जो है एंड स्ट्रांगली पाई बैक डोनेटिंग, मतलब मेटल को स्ट्रांगली पाई बैक डोनेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर मेटल एल्कीन इंक्रीजेस एंड एल्कीन अगेन बिहेव लाइक एन न्यूक्लियोफाइल। एंड आप कह रहे हो एल्कीन का ही अटैक कराओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल रिपेल करेंगे, या यहां पर बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, लेस रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारी फेवरेबल नहीं होगी। ABC इज योर अगेन आंसर, आंसर नंबर C। आई थिंक समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। लेफ्ट एंड राइट जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जितनी भी चीजें थी वो मैंने कवर की। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कोई भी आपको नॉर्मल क्वेश्चन यहां पे देखने को नहीं मिला है, सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म या स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये याद रखना। कोई भी क्वेश्चन यहां पर ऐसा नहीं था जो कि नॉर्मली आप देख रहे होगे कि कुछ है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक जरूर कर देना। इस जगह पे बोल रहा हूं, इसका मतलब पूरा सेशन आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। और लाइक करने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा वो बता देना। साथ ही साथ में जो कि मैंने ऐप पे क्लास ली थी, तो बच्चों को ऑर्डर एक बताया था, एक क्वेश्चन है कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो उससे रिगार्डिंग एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपके वो हैं, आप देखते हैं कितने लोग यहाँ पर। एक होता है मेटल कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग है, और दूसरा जो है वो मेटल एल्कीन से रिगार्डिंग है। जो बच्चों ने ऐप पे क्लास ले रखी है उनको मैंने कराया भी था। तो यहां पर से 3D के साथ में
और 4D के साथ में और 5D के साथ में, ठीक है। तो यहां पर से ये है आइडेंटिकल सेम चीज यहां पर से फॉलो होगी इसके इसमें, बट यहां पर इसकी जगह क्या होगा, एल्कीन की बिहेवियर को हमको ऐड करना है, तो यहां पर से इसे इरेज करो और यहां पर एल्कीन लगा दो, ठीक है। अब यहां पर से बात होगा, यहां पर से बात है म्यू CO का ऑर्डर बता दो और यहां पर म्यू CC का ऑर्डर बता दो। तो ध्यान रखना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे भी बता दो। तो यहां पर से इसको मैं नाम दे देता हूं A B C, इसका नाम दे देता हूं A B और C, ठीक है। कितने लोग कर पाएंगे, देखो जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है ऐप पे, मैं डेफिनेटली बता सकता हूं वो आंसर नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो गलत करेंगे, इसमें कोई चांस नहीं है। प्लीज इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको लगता है तो यहां पर इसको हम फर्स्ट मेंशन कर देते हैं और इसे सेकंड मेंशन कर देते हैं। तो सीधा सीधा आंसर A B C और यहां पर से C B A, यहां इन दोनों में से ही आंसर है। चलिए ये आपके लिए और आसान और हल्का कर दिया है कि पहले का बता देना, पहले का A और B है, ठीक है, पहले का 1 और 2 है, या दूसरे का 1 और 2 है, दोनों को एक्सप्लेन कर देना। यहां पर से ये लीजिए, ठीक है। कौन से का कौन सा आंसर होगा, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट का 1 होगा, ठीक है, फर्स्ट का 1 होगा और सेकंड का 2 होगा, या फर्स्ट का 2 होगा सेकंड का 1 होगा। आप बता देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देना वाई सेम आंसर होगा या डिफरेंट होगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, जिसका भी कमेंट सही होगा उसको मैं लाइक करके उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अच्छी प्रिपरेशन करना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।